यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, आज से हम चालू करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए जो रिवीजन लेक्चर है वो। और मैं बता दूं, ये रिवीजन लेक्चर किसके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं मई सितंबर 2026 में या जनवरी 2027 में, तो आपके लिए ये रिवीजन लेक्चर रिलेवेंट है। एंड उसके साथ साथ में अगर आप सीएमए का एग्जाम दे रहे हैं दैट इज द जून 2026 में या दिसंबर 2026 में, तो ये रिवीजन लेक्चर का हेल्प आपको मिलेगा। सर, ये वाले जो रिवीजन लेक्चर है ये अमेंडेड रहेंगे बाय द फाइनेंस एक्ट 2025। तो फाइनेंस एक्ट 2025 से जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो अमेंडमेंट इस रिवीजन लेक्चर में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। तो क्या सर हम ये रिवीजन लेक्चर देख लेते हैं तो क्या हमको अमेंडमेंट लेक्चर देखने की जरूरत है? आंसर इज नो। अगर आप रिवीजन लेक्चर से देख लेते हैं तो आपको अमेंडमेंट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद में एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वाले रिवीजन लेक्चर में आप कौन सा प्रीवियस ईयर कवर करने वाले हैं? तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर योर एग्जामिनेशन दैट फाइनेंस एक्ट 2025 इज एप्लीकेबल एंड फाइनेंस एक्ट 2025 इज एप्लीकेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 एंड असेसमेंट ईयर 26-27। तो गाइस, व्हाटएवर इनकम यू अर्न इन द प्रीवियस ईयर 25-26 जिस पे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन द असेसमेंट ईयर 26-27, तो उसके लिए ये रिलेवेंट है करके, ठीक है। तो कुल मिला के एक बात समझिए, आपके एग्जाम के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर 25-26 रहेगा, असेसमेंट ईयर 26-27 रहेगा। प्रीवियस ईयर 25-26 मींस 1 अप्रैल 2025 से लेके और 31 मार्च 2026 के बीच में जो इनकम कमाओगे उस पे आपको असेसमेंट ईयर में जाके रिटर्न फाइल करना है, असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स पे करना है। तो असेसमेंट ईयर रहेगा जो कि आपका 1 अप्रैल 2026 से लेके और 31 मार्च 2027 तक रहेगा। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा असेसमेंट ईयर है ना, दैट इज द ऑलवेज 12 मंथ का पीरियड रहेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर आपका 12 मंथ से कम हो सकता है। ये कौन से केस में हो सकता है? अगर आपके प्रीवियस ईयर में इन बिटवीन द ईयर आपने कोई बिजनेस चालू किया है या नया सोर्स ऑफ इनकम आया है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका प्रीवियस ईयर वहां से स्टार्ट होगा जहां से आपका बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट होता है, या न्यू सोर्स ऑफ इनकम आता है वहां से स्टार्ट होगा और वो कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च ऑफ द दैट प्रीवियस ईयर। सो गाइस, यहां पे एक चीज समझना, मैं बता दूं, मैं ये जो आपके लिए जो रिवीजन लेक्चर अपलोड कर रहा हूं ना, ये वाले जो लेक्चर्स है ये मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा अलग होने वाले हैं। व्हाई अलग होने वाले हैं? क्योंकि एक बात बताऊं, मैंने लास्ट में जो पढ़ाना चालू किया था दैट वाज 2012 ईयर। 2011 में आई क्वालिफाइड इन द नवंबर 2011 एग्जाम। और जब मैं 2012 से पढ़ा रहा था तो मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा रहा था। और मैं बता दूं, दिस इज द लास्ट टाइम जब मैं रिवाइज करा रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। फॉर योर एग्जामिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है। एंड गाइस, नेक्स्ट ईयर से हम जब पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आप तो सीए बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे, और उसके बाद जब आप सीखोगे तो वहां पे हम आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ेंगे। और वहां पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टैक्स ईयर। बट आपके एग्जाम के लिए आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। चलिए, उसके बाद में ये पर्सन का डेफिनेशन वगैरह सीए फाइनल लेवल, सीएमए फाइनल लेवल पे नहीं आता है। उसके बाद में आगे बढ़ते अपन सीधा टैक्स रेट। सर, हमारे एग्जाम के लिए टैक्स रेट क्या है? तो अगर मैं टैक्स रेट की बात करूं तो देयर आर टू टाइप ऑफ द टैक्स रेट, वन इज द जनरल टैक्स रेट, वन इज द स्पेशल टैक्स रेट। गाइस, एक चीज समझना, जो जनरल टैक्स रेट्स होती है ना, जो स्लैब रेट्स होती है, वो जनरल टैक्स रेट दे रखी होती है फाइनेंस एक्ट में। तो जनरल टैक्स रेट जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है दैट इज गिवन इन द फाइनेंस एक्ट 2025 में। और गाइस, जो स्पेशल टैक्स रेट होती है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला 12.5% से टैक्सेबल होता है इन एक्सेस ऑफ द 1,25,000, या एलटीसीजी 112 वाला है वो 12.5% से टैक्सेबल होता है, एसटीसीजी 111A वाला 20% से टैक्सेबल होता है, विनिंग का इनकम आपका 30% से टैक्सेबल होता है। वो टैक्स रेट्स कहां दे रखी है? दैट इज कॉल्ड स्पेशल टैक्स रेट, और वो दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो ध्यान रखना, जनरल टैक्स रेट है वो फाइनेंस एक्ट 2025 में दे रखी है, स्पेशल टैक्स रेट है वो आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द जनरल टैक्स रेट। और आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट है 26-27 है। सर, जनरल टैक्स रेट क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन इज 2,50,000 मींस 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 250 to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20% more than 10 lakh, 30%. So up to 2,50,000 is a basic exemption. 250 to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20% more than 10 lakh, 30%. Now next part, in case of the senior citizen, guys, senior citizen किसको बोलते हैं बताए? सीनियर सिटीजन का मतलब सबसे पहली चीज वो बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। तो पहली चीज वो बंदा रेजिडेंट होना चाहिए एंड उसका एज 60 इयर्स या मोर हो गया है इन द प्रीवियस ईयर बट लेस देन 80 इयर्स, तो उसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे।
सीनियर सिटीजन के केस में आपका जो बेसिक एग्जामिशन है वो आपका 3 लाख रुपए हो जाएगा। गाइस ये बेसिक एग्जामिशन होता है ना, इसको लॉ में बेसिक एग्जामिशन नहीं लिखा जाता, लॉ में इसको लिखा जाता है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जिसको अपन MANCT बोलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सो इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन यहां पे आपका बेसिक एग्जामिशन इज 3 लाख, 3 लाख टू 5 लाख, 5%, 5 लाख टू 10 लाख, 20%, मोर देन 10 लाख, 30%। एक चीज समझना, यहां सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो गया इन द प्रीवियस ईयर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर 25-26, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 और एंड होगा 31 मार्च 2026 को। तो अगर इस पीरियड में किसी भी पर्सन का जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, गाइस एक बात बताओ, जैसे एक बंदा है जो दुबई में रहता है, उसका नाम है मिस्टर हबीबी, हबीबी दुबई में रहता है और वो नॉन रेजिडेंट है, उसकी एज 72 इयर्स है, देन ऑल्सो ही इज नॉट अ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और एज 60 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर, उसको अपन बोलेंगे सीनियर सिटीजन। अब यहां पे एक चीज समझना, इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो बंदा अगर 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो गया तो वो तुम्हारा सीनियर सिटीजन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2026 को, 1 अप्रैल 2026 को अगर अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो भी ये माना जाएगा कि उसने 60 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कब कर दिया है, 31 मार्च 2026 को, और इसको करंट ईयर में हायर बेसिक एग्जामिशन ऑफ द 3 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो उस साल तो नया साल चालू हो गया ना, वो पर्टिकुलर ईयर तो लास्ट डे पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 60th बर्थडे ऑन द 1 अप्रैल 2026 को, तो ये माना जाएगा कि 31 मार्च 2026 को उसने अपना पर्टिकुलर एज ऑफ द 60 इयर्स कंप्लीट कर दिया है, एंड भैया इस साल में इसको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इन केस ऑफ द सुपर सीनियर सिटीजन। गाइस सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो गया है प्रीवियस ईयर में, इसके केस में बेसिक एग्जामिशन इज 5 लाख, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 5 लाख टू 10 लाख डायरेक्टली 20% एंड मोर देन 10 लाख इज 30%। अब यहां पे एक और चीज समझना, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर वो सीनियर सिटीजन, वो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो अपना 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2026 को, तो भी ये माना जाएगा कि उसने 80 इयर्स का एज कंप्लीट कर दिया है ऑन द 31 मार्च 2026 एंड ही कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जामिशन ऑफ द 5 लाख रुपीस फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए। वो बेटा हायर बेसिक एग्जामिशन है, 5 लाख का बेनिफिट ले सकता है। तो ये तो बात हो गई आपकी जनरल टैक्स रेट की, ये तो बात हो गई टैक्स की। अब एक बात समझना, टैक्स के साथ साथ में सरचार्ज भी लगता है, लेकिन सरचार्ज हर किसी को नहीं लगता। जैसे मेरे जैसे या आपके जैसे अपन गरीब लोगों को सरचार्ज नहीं लगता, सरचार्ज उनको लगता है जब उन किसी की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। तो इन केस ऑफ द इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो गाइज यहां पे सरचार्ज तभी लगेगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है ना, उनके केस में सरचार्ज तभी लगेगा जब आपका इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर आपकी टोटल इनकम है ना वो 50 लाख रुपीस है, देन देयर इज नो सरचार्ज। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ है, तो आपको 10% सरचार्ज लगेगा, मतलब टैक्स पे 10% और ऐड कर दीजिए। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ तो आप 15% सरचार्ज लगेगा। टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ तो 25% सरचार्ज लगेगा, एंड टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो बेटा आपको 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। तो मैंने क्या बोला, देखो जो आपकी जनरल टैक्स रेट है, स्लैब रेट है 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख वाला स्लैब रेट, उसके साथ में आपको सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, लेकिन सरचार्ज तभी ऐड करना है जब आपकी इनकम 50 लाख रुपीस से ज्यादा है। इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख रुपीस, देयर इज नो सरचार्ज। टोटल इनकम मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ 10% सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15% सरचार्ज, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 25% सरचार्ज, एंड गाइस मोर देन 5 करोड़ देन 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। यहां पे एक चीज समझना कि ये जो आप अपने टैक्स में पहले सरचार्ज ऐड करिए और सरचार्ज ऐड करने के बाद फिर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा @4%। यहां पे एक और चीज समझना, मैंने आपको बोला कि आपको जो सरचार्ज लगेगा वो 10%, 15%, 25% और 37%, दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल इनकम। लेकिन गाइस एक चीज समझना, 4 इनकम ऐसी है ना जिसके टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लग सकता है।
ये चार इनकम कौन कौन सी है? तो गाइस एक तो आपका LTCG 112 है। LTCG 112 कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। एंड भैया सेल के टाइम पे उस पे STT पे किया है और इक्विटी शेयर के केस में परचेज के टाइम पे भी STT पे किया है। तो उसके केस में आपको पता है आपकी टैक्स रेट क्या रहती है? उसमें टैक्स रेट रहती है 12.5% इन एक्सेस ऑफ द 1,25,000। 23 जुलाई 2024 से पहले उस पे 10% हुआ करता था, बट 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में उस पे टैक्स रेट रहती है 12.5% इन एक्सेस ऑफ द 1,25,000। दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है। ये शेयर मार्केट से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पे टैक्स रेट 20% होती है। एंड गाइस डिविडेंड का जो भी आपका इनकम होता है वो आपके लिए स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। और LTCG 112 का मतलब होता है कि दूसरा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 12%। ये तो टैक्स है। लेकिन यहां पे ये जो चार इनकम है ना, इसको अपन बोलेंगे एक बार के लिए स्पेशल इनकम। ये जो चार इनकम है एक बार के लिए इसको बोलेंगे स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम का मतलब क्या हुआ? LTCG अंडर सेक्शन 112 है, STCG 111 है एंड डिविडेंड एंड LTCG अंडर सेक्शन 112। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, तीन इनकम तो शेयर मार्केट से ही है। एक तो LTCG 112 इज फ्रॉम शेयर मार्केट, दूसरा STCG 111 इज फ्रॉम शेयर मार्केट एंड डिविडेंड इज आल्सो फ्रॉम द शेयर मार्केट। एंड चौथा याद रखना है कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जो 112 में जाता है। तो गाइस इस पर्टिकुलर केस में क्या है ना, आपका जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे आपका हाईएस्ट सरचार्ज है ना वो 15% लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। मतलब मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% लग सकता है। मींस यहां पे सरचार्ज की एक कैपिंग है एंड दैट कैपिंग इज अ 15%। 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। जैसे मान लो इस बार मेरे को शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 करोड़ है, तो उस पर टैक्स आएगा, बट सरचार्ज मैक्सिमम कितना लग सकता है? 15%, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। सो देयर इज अ कैप ऑन द सरचार्ज ऑन द टैक्सेस ऑन द LTCG 112 है, STCG 111 है, डिविडेंड एंड आपका LTCG अंडर सेक्शन 112। तो आपको कैसे करने का? तो देखो बड़ा सिंपल सा मैंने यहां पे बनाया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखने का कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आपकी टोटल इनकम कितनी है? अगर आपकी टोटल इनकम मतलब ऑब्वियसली स्पेशल इनकम एज वेल एज अदर इनकम। स्पेशल इनकम मतलब ये जो चार इनकम है इसको मैं अभी के लिए स्पेशल इनकम बोल देता हूं। तो ये जो चार इनकम है एज वेल एज आपकी अदर इनकम मिला के अगर वो अप टू 50 लाख रुपीज है, तो अप टू 50 लाख रुपीज है तो सरचार्ज आता ही नहीं ऐसे भी, तो आपको कोई भी सरचार्ज ऐड नहीं करना टैक्स में। अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ है, टोटल इनकम मींस स्पेशल इनकम एज वेल एज अदर इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, तो आप 10% सरचार्ज ऐड कर दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी टोटल इनकम मींस स्पेशल इनकम एज वेल एज अदर इनकम मिला के टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है, तो बेटा 15% सरचार्ज ऐड करिए। 15% तक तो तकलीफ है ही नहीं ना, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है ना ये इनकम पे जो टैक्स आएगा ना उस पे भी मैक्सिमम 15% सरचार्ज लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। तो टोटल इनकम इज विद इन द लिमिट ऑफ 50 लाख तो सरचार्ज आएगा ही नहीं। टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ तो 10% सरचार्ज ले लो। टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ तो 15% सरचार्ज ले लो। यहां टोटल इनकम मतलब स्पेशल इनकम एज वेल एज अदर इनकम को टोटल करके, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तब आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी टोटल इनकम का मतलब स्पेशल इनकम और अदर इनकम दोनों को ऐड करने के बाद दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। एक टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ ना, अगर टोटल इनकम जो है वो आपकी मोर देन 2 करोड़ है, तो टोटल इनकम मोर देन 2 करोड़ है, तो इसमें एक काम करो कि जो ये स्पेशल इनकम थी ना, इस स्पेशल इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे आप मैक्सिमम सरचार्ज ले लीजिए 15%। इफ योर टोटल इनकम मींस स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम जोड़ के अगर ये दोनों की टोटल करके 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप एक काम करो, स्पेशल इनकम के टैक्स पे जो भी सरचार्ज आएगा वो आपको लेना है 15% मैक्सिमम। स्पेशल इनकम पे टैक्स निकालो, सरचार्ज इज 15%। नाउ व्हाट अबाउट द बैलेंस इनकम के टैक्स पे सरचार्ज कितना लेना है? तो अब आपको ये देखना है कि आपकी बैलेंस इनकम कितनी है। बैलेंस इनकम का मतलब अदर इनकम अदर देन स्पेशल इनकम। बैलेंस इनकम इज अप टू 2 करोड़। आपकी बैलेंस इनकम है वो अगर मान लो 2 करोड़ तक ही है, तो बैलेंस इनकम 2 करोड़ तक ही है, तो आप एक काम करो, बैलेंस इनकम के टैक्स पे जो सरचार्ज आएगा वो आपको 15% लेना है।
लेकिन बैलेंस इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, तो बैलेंस इनकम के टैक्स पे सरचार्ज जो आएगा वो आपको 25% लेना है, क्योंकि बैलेंस इनकम इज मोर देन 2 करोड़ एंड बैलेंस इनकम इज मोर देन 5 करोड़, तो बैलेंस इनकम के टैक्स पे जो सरचार्ज आएगा ना वो आपको लेना है 37%। तो गाइस मैंने आपको कैसे बताया कि देखो गाइस हमेशा ध्यान रखना सरचार्ज कब लगता है, जब आपकी इनकम इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की इनकम है वो अगर 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 50 लाख है देयर इज नो सरचार्ज। इफ इट इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ surcharge is 10%, more than 1 crore up to 2 crore surcharge 15%, more than 2 crore up to 5 crore surcharge 25% and more than 5 crore surcharge 37%। लेकिन ध्यान रखना जो भी LTCG 112 है, STCG 111 है, डिविडेंड है एंड आपका LTCG 112 है, इसके टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम सरचार्ज की कैपिंग है दैट इज द 15%। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आपकी टोटल इनकम जो अदर इनकम है और स्पेशल इनकम है दोनों को मिला के अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज एट ऑल, more than 50 lakh up to 1 crore 10% surcharge, more than 1 crore up to 2 crore 15% surcharge, but more than 2 crore तो देखो स्पेशल इनकम के टैक्स पे आप सरचार्ज ले लो 15%, अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज कितना आएगा, अदर इनकम कितना है, अदर इनकम इज विद इन द लिमिट ऑफ द 2 करोड़, तो अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज है वो आप 15% ले लीजिए, बट अदर इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ देन अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज है वो 25% ले लीजिए एंड अदर इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज है वो 37% ले लीजिए। सो दिस इज कांसेप्ट कॉल्ड सरचार्ज। अब गाइस यहां पे एक और चीज समझना, मैंने आपको यहाँ पे इस टेबल में दे रखा है और गाइस यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब एक बात समझना गाइस, मैंने आपको बताया इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए ये आपकी टैक्स रेट रहेगी, दिस इज द जनरल टैक्स रेट। अब एक चीज समझना, क्या इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है ये अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम ले सकते हैं क्या? अल्टरनेट टैक्सेशन का रिजिम का मतलब होता है न्यू टैक्सेशन रिजिम, आंसर इज यस, ले सकते हैं करके, ठीक है। एंड गाइस यहां पे न्यू टैक्सेशन रिजिम मैं क्या करूंगा, पहले नॉर्मल पढ़ाया, अब मैं आपको सीधा न्यू टैक्सेशन रिजिम साथ साथ में पढ़ाते जाऊंगा। तो मैं चलता हूं न्यू टैक्सेशन रिजिम जिसको बोला जाता है 115 बीएसी। तो 115 बीएसी क्या बोलता है, इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में 115 बीएसी है जिसको अपन न्यू टैक्सेशन रिजिम बोलते हैं। ये कहां लगेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में नहीं लगता। अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के, क्योंकि एओपी बीओआई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एओपी बीओआई में आता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के बाकी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में लगेगा। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, गाइस ये जो 115 बीएसी है ना, अगर आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को मिलता है न्यू टैक्सेशन रिजिम 115 बीएसी। 115 बीएसी अगर आप लेते हैं तो यहां पे आपकी टैक्स रेट क्या हो जाएगी, अप टू 4 लाख तक देयर इज नो टैक्स एट ऑल। निर्मला सीतारमण जी ने मजा करा दिया, अप टू 4 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख टू 8 लाख है वो 5%, 8 लाख टू 12 लाख है 10%, 12 लाख टू 16 लाख है वो आपका 15%, 16 लाख टू 20 लाख है 20%, 20 लाख टू 24 लाख है 25% एंड 24 लाख के ऊपर वाला जितना भी इनकम रहेगा उस पे 30%। कैसे स्लैब को याद रखना है, तो गाइस यहां पे आप 4 लाख रुपए ऐड करते जाइए और यहां पे आप 5% ऐड करते जाइए। और एक चीज ध्यान रखिए कि 24 लाख के ऊपर वाला जो भी आपका इनकम रहेगा उस पे आपका 30% की रेट से टैक्स आ रहा है। तो अप टू 4 लाख इज अ नो टैक्स, दैट इज कॉल्ड बेसिक एग्जेम्पशन। 4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 लाख टू 12 लाख 10%, 12 लाख टू 16 लाख 15%, 16 लाख टू 20 लाख 20%, 20 लाख टू 24 लाख 25% एंड 24 लाख के ऊपर वाला जितना भी इनकम रहेगा उस पे आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन सर ये तो बात होगी, व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम, तो स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होती रहेगी। जैसे LTCG 112 है तो वो आपका 12.5% इन एक्सेस ऑफ द 1,25,000। अगर LTCG 112 है तो 12.5%, STCG 111 है तो उस पर्टिकुलर केस में वो 20% से टैक्सेबल होता रहेगा। विनिंग का इनकम है वो 30% से टैक्सेबल होता रहेगा। तो जो आपकी अदर स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। लेकिन सर एक बात बताओ, जब ये 115 बीएसी सेक्शन है, ये सेक्शन दैट इज न्यू टैक्सेशन रिजिम, तो सर सरचार्ज लगेगा? यस बिल्कुल सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज जैसा अभी मैंने सिखाया था वैसा का वैसा, मींस आपकी इनकम अप टू 50 लाख है, देयर इज नो सरचार्ज। 50 लाख टू 1 करोड़ है 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ है तो आपका 15% सरचार्ज एंड 2 करोड़ के ऊपर है तो 25% सरचार्ज। यहां जब आप न्यू टैक्सेशन रिजिम लेते हैं ना तो गाइस 37% वाला सरचार्ज हिट नहीं करता है।
ये जो 37% वाला सरचार्ज है ना, ये हिट नहीं करता है। मतलब 37% वाला सरचार्ज है वो ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में है। न्यू टैक्सेशन रिजीम जब आप 115 बीएसई लेते हो तो 25% तक यहां सरचार्ज लगता है। मींस 2 करोड़ के ऊपर जितना भी इनकम है तो आपका 2 करोड़ के ऊपर है तो आपको 25% सरचार्ज लग जाएगा। 37% वाला सरचार्ज हिट नहीं करता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है, जब मैक्सिमम मार्जिनल रेट की बात आती है हमारे इनकम टैक्स में, फाइनल में बहुत सारी जगह एमएमआर की बात आएगी, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है? तो अगर आप ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में जाते हैं तो 30%, हाईएस्ट सरचार्ज कितना 37% एंड 4% इज अ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 42.744% आता है आई थिंक। सो 42.744% दैट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट इन द ओल्ड टैक्सेशन रिजीम। बट अगर आप न्यू में जाते हैं तो 30% इज अ टैक्स रेट, हाईएस्ट सरचार्ज कैन बी द 25%. So 25% is a highest surcharge and 4% health and education cess. तो आप देखोगे तो 39% है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट न्यू टैक्सेशन रिजीम में आता है। लेकिन सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं 37% सरचार्ज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन सर अभी जो आपने बताया था कि वो स्पेशल इनकम होती है तो उसमें एक सरचार्ज की मैक्सिमम कैप लगा रखी है 15% की, वो यहां पे भी एप्लीकेबल है या नहीं? आंसर इज यस, वो यहां पे भी एप्लीकेबल है। मतलब इसमें भी अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है या 112 वाला है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला है, डिविडेंड है, तो उसके टैक्स पे जो मैक्सिमम सरचार्ज है ना वो आपका 15% ही लगेगा। ये कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई है। आंसर इज यस, वो यहां पे भी अप्लाई है। अब एक और चीज समझना, जब आप ये न्यू टैक्सेशन रिजीम लेते हैं ना 115 बीएसई वाला, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो है वो एएमटी नहीं लगता। एएमटी का मतलब होता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स वाला टॉपिक नहीं लगता। सर एएमटी नहीं लगता, लेकिन अगर पुराना कोई एएमटी क्रेडिट पड़ा है तो उसका क्या करेंगे? तो एएमटी क्रेडिट अगर तुम्हारा पुराना पड़ा है तो वो लैप्स हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। अगर पुराना एएमटी क्रेडिट पड़ा है तो वो एएमटी क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। तो भैया आपको अगर पुराना, अगर मान लो आपको एएमटी क्रेडिट पड़ा है तो उस पर्टिकुलर केस में वो एएमटी क्रेडिट क्या हो जाएगा? आपका लैप्स हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये न्यू टैक्सेशन रिजीम चाहते हैं, आजकल तो ये डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम है, इसको डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम बोलते हैं। जब न्यू टैक्सेशन रिजीम चाहते हैं तो आपको कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी, कुछ बलिदान देने पड़ेंगे, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। और क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, तो अपन एक काम करते हैं, एक हेड वाइज मैं आपको बता देता हूं कि सैक्रिफाइस क्या क्या करने पड़ेंगे। देखो सैलरी के केस में जो सैक्रिफाइसेस है वो अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज सीए फाइनल या सीएमए फाइनल में सैलरी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। आपको हाउस प्रॉपर्टी वाले जो पॉइंट बताऊंगा वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, अदर चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बट सैलरी वाला पॉइंट अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि सैलरी में क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो गाइस देखो सैलरी में एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था। अगर आपको इंटरमीडिएट याद है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था, वो नहीं मिलेगा। दूसरा प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है, जितना प्रोफेशनल टैक्स आप पे करते हो उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा जब आप 115 बीएसई न्यू टैक्सेशन रिजीम लेते हो। तो दूसरी चीज, लेकिन यहां पे एक बेनिफिट हो जाएगा। क्या बेनिफिट होगा पता है तुमको? जैसे ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में जब आप जाते हो तो आपको अंडर सेक्शन 16 में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो कितना 50,000 मिलता है। लेकिन अगर आप 115 बीएसई ले लेते हो ना, तो बेटा आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है ना, उसकी जगह आपको 75,000 मिलेगा। तो एक आपको फायदा है, एक आपको फायदा है यहां पे। और फायदा क्या है कि देखो ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में अगर आप जाओगे तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में से 50,000 ही मिलता है, बट न्यू टैक्सेशन रिजीम 115 बीएसई में वो 75,000 हो जाएगा। तो सैलरी में क्या क्या मैं बताऊं, क्या क्या आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट अंडर सेक्शन 16 वाला जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ द 50,000। अब एक और चीज समझना, आपको लीव ट्रेवल कंसेशन की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है, अगर इंटरमीडिएट का याद है तो उसमें क्या होता था पता है, घूमने जाते थे और आपका ट्रेवल का खर्चा आपका एम्प्लॉयर देता था, तो उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाता था इकोनॉमिक क्लास का फेयर, जो इकोनॉमिक क्लास का फेयर वगैरह था वो एग्जेम्प्ट होता था। उसके बाद में अगर एनी अदर मोड से गए तो आपको फर्स्ट क्लास रेलवे एसी का फेयर है उतना एग्जेम्प्ट होता था, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद एचआरए की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। एचआरए का मतलब होता है कि भैया आपको पता है इंटरमीडिएट याद रहे तो एचआरए की एग्जेम्पशन पढ़ते थे 40% और 50% ऑफ सैलरी।
एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो वो एचआरए की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी अगर आप न्यू टैक्सेशन रेजिम में जाते हैं। उसके साथ साथ में आपको जो अलाउंसेस है अंडर सेक्शन 1014 की एग्जेम्पशन वो नहीं मिलेगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कम्यूटेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस करके, ठीक है, हेल्पर अलाउंस, वो सब एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें एग्जेम्पशन मिलती थी। जैसे चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का एग्जेम्पशन था। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का वो एग्जेम्पशन था, वो सब नहीं मिलेगा। मतलब अलाउंसेस की कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन गाइस तो भी आपको 4 एग्जेम्पशन मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड डीटीडीसी मिलेगा। डीटीडीसी का मतलब होता है डी का मतलब होता है कि जो दिव्यांग एम्प्लॉय होता है ना, दिव्यांग एम्प्लॉय जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, जो ब्लाइंड है, डेफ है, हैंडीकैप है, उसके केस में जो कम्यूटेशन अलाउंस होता है या जिसको अपन ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, घर से लेके ऑफिस और ऑफिस से लेके घर तक, और उसके लिए जो अलाउंस मिलता है उसमें से 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। मैक्सिमम 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है, तो वो एग्जेम्पशन मिलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टी का मतलब होता है ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डी का मतलब होता है डेली अलाउंस, और सी का मतलब होता है कन्वेंस अलाउंस। तो गाइज ये जो होते हैं ना, आपका टूर अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, ये जितना मिलता है उसमें से जितना आपने एक्चुअल में खर्चा किया वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। जितना आपने खर्चा किया वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो जितना आपने खर्चा किया वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो क्या ये एग्जेम्पशन मिलेगी? आंसर इज यस, ये आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि यहां पे कोई भी अलाउंसेस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अलाउंसेस जो मिलेंगे वो सब टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन है, दैट इज डीटीडीसी। वन इज द दिव्यांग एम्प्लॉय को कम्यूटेशन अलाउंस मिलता है, तो उसमें एग्जेम्प्ट मिलेगा 3200 पर मंथ तक। उसके बाद में दूसरा ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस। इसमें क्या होता है कि जितना आप एक्चुअल में एक्सपेंडिचर करते हो वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका एग्जेम्प्ट होता है, तो वो एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ में एक चीज ध्यान रखना, आपने इंटरमीडिएट में एक पढ़ा था कि आपको ऑफिस में जब लंच दिया जाता है तो फ्री मील का फैसिलिटी मिलता है, और वो फ्री मील का फैसिलिटी अप टू ₹50 एग्जेम्प्ट होता है। ये एग्जेम्पशन भी आपको नहीं मिलेगी। ये फ्री मील अप टू ₹50 वाला है, ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्सेशन रेजिम में जाते हो। ये तो बात हो गई सैलरी की। अब आपको और क्या सरेंडर करना पड़ेगा? अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी में गाइस आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकते हैं। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको जो 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट है या 30,000 का, अगर रिपेयर रिनोवेशन के लिए लोन लिया था तो 30,000, परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो 2 लाख, ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मींस जो सेक्शन 24B में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। 24B में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो अब आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इनकम निल होगा। इन केस ऑफ द 115BAC आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन आप नहीं ले सकते, तो क्या होगा? आपका निल हो जाएगा। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। आंसर इज यस मिलेगा। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर उसमें लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी की वजह से हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई लॉस आया, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ आप नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं अप टू 2 लाख रुपीस। लेकिन गाइस अगर आप 115BAC लेते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, एंड गाइस वो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। लेकिन क्या आपस में हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज यस। जैसे एक एलओपी का लॉस है दूसरे एलओपी का गेन है, वो सेट ऑफ कर लो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, एंड जो भी लॉस बचेगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। उसके बाद में चलते हैं पीजीबीपी में। सर पीजीबीपी में क्या क्या सरेंडर करना पड़ेगा? तो गाइस सबसे पहले तो सेक्शन 32(1)(2)(a), 32(1)(2)(a) क्या होता है आपका? दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में सेक्शन 33AB और 33ABA जो आपका टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बोर्ड में अगर आप नाबार्ड में पैसा जमा कराते हैं, या फिर आप अगर साइट रेस्टोरेशन अकाउंट में 33ABA के डिडक्शन के लिए जमा कराते हैं, तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 35(1)(2), 35(1)(2)(a), 35(3), 35(2)(a), ये क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देना। गाइस आपको पता रहेगा, तो मैंने आपको क्लास में 2 पार्ट में बताया था, वन इज द लाइक इन हाउस रिसर्च एंड वन इज द डोनेशन टू आउटसाइडर। ये डोनेशन टू आउटसाइडर की बात कर रहे हैं। डोनेशन टू आउटसाइडर का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसा मैंने बताया था रजनी आईसीयू
और रजनी आईसीयू में क्या बताया था, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए डोनेशन दिया तो भी आपको जो डिडक्शन मिलता था वो नहीं मिलेगा। आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को देते थे तो 100% मिलता था। इंडियन कंपनी को देते थे तो वहां पे R&D में जो एंगेज्ड है साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% मिलता था, वो नहीं मिलेगा। मतलब इन सिंपल वर्ड एक बात बताऊं, ये जो सेक्शन है ना, ये डोनेशन वाली सेक्शन है। ये जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डोनेशन देते हो ना, उसमें आपको जो डिडक्शन मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इन हाउस रिसर्च करते हैं, इन हाउस रिसर्च का मतलब होता है कि आप अपने खुद के बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहे हैं, आप अपने खुद के बिजनेस के लिए रिसर्च करते हैं, इन हाउस रिसर्च करते हैं, तो क्या उसमें डिडक्शन आपको मिल जाएगा? आंसर इज यस। जैसे 3511 में रेवेन्यू खर्चे का डिडक्शन मिलता है, 3514 में कैपिटल खर्चे का डिडक्शन मिलता है अदर देन लैंड, तो वो आपको मिलेगा। राइट आंसर इज यस, वो आपको मिलेगा। तो इन हाउस रिसर्च का जो डिडक्शन है वो मिलेगा इवन आप न्यू टैक्सेशन रिजिम ले रहे हैं। सिर्फ डोनेशन वाली डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद में सेक्शन 35 एडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35 एडी आपका कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयरहाउसिंग फॉर शुगर, स्लरी पाइपलाइन वगैरह वो था ना, हॉस्पिटल, होटल करके, ठीक है, वो सब हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड ऑल। सो गाइस, वो जो 35 एडी में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में 35 सीसीसी का जो डिडक्शन है, दैट इज द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होता है कि जब भी माइनर की इनकम पेरेंट्स के हाथ में ऐड होती है ना, तो पेरेंट्स को एक एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 1032 की। और ये एग्जेम्पशन कितनी मिलती है पता है? 1500 पर एनम पर चाइल्ड, मैक्सिमम अनलिमिटेड चाइल्ड। यहां पे मैक्सिमम चाइल्ड की कोई लिमिट नहीं है। जब चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब करते हो तो पेरेंट्स को एक एग्जेम्पशन मिलती है, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी जब आप न्यू टैक्सेशन रिजिम लेते हो। तो उसके बाद में एक और चीज समझना, जो एमपी एमएलए होते हैं ना, वो एमपी एमएलए को अलाउंसेस मिलते हैं। जो अलाउंसेस, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस है या डेली अलाउंसेस है, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। मतलब डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ में गाइस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80C नहीं मिलेगा, 80D नहीं मिलेगा, 80G नहीं मिलेगा, 80GGC नहीं मिलेगा, आपको 80TTA नहीं मिलेगा, 80TT भी नहीं मिलेगा। कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज वेल एज द 10AA जो SEZ का डिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगा। 10AA SEZ का डिडक्शन क्या था पता है आपको? कि जब आप SEZ में अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, तो फर्स्ट 5 ईयर तक 100%, सेकंड 5 ईयर तक 50%, थर्ड 5 ईयर तक 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और SEZ रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना डाला विच एवर इज लोअर, वो आपको नहीं मिलेगा जब आप न्यू टैक्सेशन रिजिम 115 BAC में जा रहे हो। मैंने बोला डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक भी नहीं मिलेगा, बट तो भी गाइस एक बात बताओ, 4 मिलेगा। 4 एक्सेप्शनल केसेस है वो मिलेंगे। वन इज द 80JJAA, जामत आओ राजा। जब आप न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो तो 80JJAA क्या होता है, अगर आपको याद रहेगा तो अगर आपका बिजनेस है और आपका ऑडिट होता है और आप न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो, न्यू एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि अगर पहला साल ही बिजनेस का है तो जितने एम्प्लॉय रिक्रूट करोगे वो न्यू है। बट अगर मान लो सबसीक्वेंट ईयर है तो जितना ओवरऑल इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हुआ, दैट इज कॉल्ड न्यू एम्प्लॉय। तो न्यू एम्प्लॉय को जब आप रिक्रूट करते हो तो उनके लिए जितना सैलरी है वो सैलरी पहले 100% पीजीबीपी में ले लो और उसके बाद 30% का डिडक्शन आपको 80JJAA में मिल जाता है। और उसमें 4 कंडीशन थी कि वो 240 डेज या उससे ज्यादा वर्क करना चाहिए उसके साथ में। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फुटवेयर, अपैरल्स या लेदर में है तो 150 डेज हो जाएगा। वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसका सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सैलरी जो है वो अकाउंट पे ही, चेक अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पे होना चाहिए। अगर ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो 80JJAA मिलेगा। तो गाइज एक बात बताऊं, ये जो है ना न्यू टैक्सेशन रिजिम में भी मिलेगा। दूसरा 80CCD2 मिलेगा एंड 80CCH2 मिलेगा। ये 80CCD2 और 80CCH2 क्या होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर है और वो एम्प्लॉयर अगर एनपीएस में पैसा डालता है, एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम, और एनपीएस में एम्प्लॉयर पैसा डालता है तो एम्प्लॉय के हाथ में पहले वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है और एम्प्लॉय उसका डिडक्शन 80CCD2 में ले सकता है। कितना ले सकता है पता है? जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था और 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। लेकिन गाइस 10% की जगह 14% हो जाता है जब एम्प्लॉय 115 BAC ले रहा है या फिर एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो वहां पे 14% ऑफ सैलरी हो जाता है। 80CCH2 क्या होता है कि गाइस आपको पता है जो अपने इंडिया में अग्निवीर है, तो अग्निवीर स्कीम में क्या है, अग्निपथ कॉर्पस फंड बनाया है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो अग्निवीर के हाथ में पहले तो टैक्सेबल कर दो अंडर द हेड सैलरी, और उसके बाद अग्निवीर उसका डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80CCH2। तो CCH2 में वो 100% डिडक्शन ले लेगा जितना गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया था। उसके बाद एक सेक्शन होती है 80LA। 80LA क्या बोलती है पता है?
कि अगर आपका आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो गाइस वहां पे 10 इयर्स तक टैक्स नहीं लगता, तो वहां पे 80 LA का डिडक्शन मिल जाता है। तो ये 80 LA का डिडक्शन मिल जाएगा भले आप न्यू टैक्सेशन रिजीम ले रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, जब आप 115 BAC ले रहे हैं, ये इंडिविजुअल HUF AOP भी है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन 115 BAC ले रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में डिडक्शन चैप्टर में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 4, 80JJAA मिलेगा, 80LA मिलेगा, 80CCD2 और 80CCH2 है वो मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, जब गाइस आप ये न्यू टैक्सेशन रिजीम लेते हैं ना 115 BAC वाला, जब ये 115 BAC वाला जब न्यू टैक्सेशन रिजीम लेते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये न्यू टैक्सेशन रिजीम लेते हैं ना, तो ये सब डिडक्शन के बेनिफिट आपको, डिडक्शन एग्जेम्पशन जो है ये सब आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, अगर इनकी वजह से पुराना तुम्हारा कोई लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। मींस वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा। वापस बोल रहा हूं, अगर इनकी वजह से, इन डिडक्शन की वजह से अगर तुम्हारा पुराना कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है या पुराना कोई लॉस है, तो वो तुम्हारा लैप्स हो जाएगा, वो भी आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एसएससी 115 BAC अभी ले रहा है और उसका पुराना कोई 35 AD का बिजनेस का, होटल का, जो 2 स्टार और अबव कैटेगरी का है, उसका लॉस चला रहा है, और वो लॉस तो अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन जैसे ही आपने ये लिया 115 BAC, तो वो लॉस लैप्स हो जाएगा। अब वो लॉस को आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। या गाइस अगर मान लो पुराना आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कोई लॉस बचा है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो अब यहां सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में तो इंटरेस्ट अलाउ ही नहीं होता। और पुराना अगर मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस था, तो वो इंटरेस्ट की वजह से था, और वो अगर इंटरेस्ट की वजह से लॉस था, तो वो वाला लॉस अब आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो आपका लैप्स हो जाएगा। या फिर पुराने अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से है, तो जो तुम्हारा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि अब तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, बट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। इन सिंपल वर्ड वो आपका लैप्स हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर ये 115 BAC वाली जो है न्यू टैक्सेशन रिजीम, गाइस अभी मैं बता दूं ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब जब कुछ नहीं बोला है तो इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को यही लेना है। 115 BAC इज अ डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम। डिफॉल्ट का मतलब होता है इट इज अ फैक्ट्री सेटिंग। तो फैक्ट्री सेटिंग ये है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फिर आप ऑप्ट आउट करो 115 BAC और ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में जाओ, जहां पे स्लैब रेट वो 2,50,000 वाला है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, मतलब 115 BAC नहीं चाहिए, तो आपको इससे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और आपको ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में जाना पड़ेगा, या जिसको अपन नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम बोल सकते हैं या ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम बोल सकते हैं। बट गाइज ये जो है ना, इट इज योर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। कुछ नहीं बोला तो ये आपको लेना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, इस साल हमको अच्छा लग रहा था 115 BAC, बहुत बढ़िया स्लैब रेट है, तो इस साल हमने 115 BAC ले लिया, डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रिटर्न फाइल किया, 115 BAC लिया, बट नेक्स्ट ईयर हम इससे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। इस साल आपने 115 BAC ले लिया, अगले साल आपको चाहिए 115 BAC नहीं लेना, अगले साल आप नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम, ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। उसके अगले साल वापस 115 BAC लेना चाहते हैं, डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम, क्या ले सकते हैं? आंसर इज यस, ले सकते हैं। तो हर साल आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं बोला है तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, लेकिन गाइस इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज अगर आपका PGBP का इनकम है। अगर आपका PGBP का इनकम है एंड गाइस आपने अगर 115 BAC जो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम है उससे ऑप्ट आउट किया और ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में गए, तो आपको ओल्ड ही फॉलो करना है। लेकिन अगर आप न्यू में आए, तो गाइस एक बात बताऊं, जब तक आप ओल्ड में नहीं जा सकते जब तक कि आपका बिजनेस है। तो इन सिंपल वर्ड देखो गाइस, अगर आपने ऑप्ट आउट किया और आप ओल्ड में गए, देन आप ओल्ड ही फॉलो करिए। लेकिन एक बार भी अगर आपने न्यू फॉलो कर दिया तो गाइस वापस आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है। जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है तब तक आप जो है वो वापस ऑप्ट आउट करके ओल्ड में नहीं जा सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। अब एक और चीज समझना गाइस, अगर आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आपका यही है, अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। और ये ऑप्ट आउट कब तक कर सकते हैं पता है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको न्यू टैक्सेशन रिजीम ही लेना पड़ेगा।
अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो न्यू टैक्सेशन रिजीम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओल्ड में जाना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। और ऑप्ट आउट कब तक करना पड़ता है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको ऑप्ट आउट करना पड़ता है। और ऑप्ट आउट करने के लिए अगर आपको याद रहेगा तो एक फॉर्म फाइल करते थे करके, ठीक है। ऑफिस में आप लोगों ने एक फॉर्म फाइल किया था और वो फॉर्म कौन सा था आपको तो याद ही रहेगा, 10IEA करके। तो 10IEA करके एक फॉर्म होता था और वो फॉर्म फाइल करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, आप इससे ऑप्ट आउट कर लेते हैं। चलो अब एक और चीज समझना, एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन चालू करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि इसमें आया है इस बार बढ़िया वाले अमेंडमेंट्स। तो देखो पहले अपन बात करते हैं ओल्ड टैक्सेशन रिजिम। जब आप ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जाते हैं तो आपकी स्लैब रेट क्या होता है, अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स, 250 टू 5 लाख, 5% 5 लाख टू 10 लाख, 20% मोर देन 10 लाख 30%। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख का। लॉ मेकर्स ये बोलते हैं 87A का रिबेट मिलेगा अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं एंड आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है। तो यहां दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो ही रिबेट मिलेगा, और दूसरी कंडीशन आपकी टोटल इनकम शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ द 5 लाख। दो कंडीशन, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी टोटल इनकम है वो अप टू 5 लाख है, तो आपको रिबेट कितना मिलेगा, 100% ऑफ द टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर। एंड गाइस ये रिबेट आपको जो लेना है ना, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले लेना है। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, एक बंदा है जिसका नाम है मिस स्नेहा। स्नेहा रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी एज 24 ईयर्स है। अब उसके केस में क्या हुआ पता है कि उसकी टोटल इनकम है वो 4,40,000 है। तो 4,40,000 पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकालिए, तो 4,40,000 माइनस 2,50,000 इट्स कम्स टू द 1,90,000। उस पे आप 5% ले लीजिए 9,500। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई? इंडिविजुअल है, आंसर इज यस। रेजिडेंट है, आंसर इज यस। और इनकम है वो आपका अप टू 5 लाख है, आंसर इज यस। तो यहाँ 9,500 और 12,500 लोअर कम्स टू 9,500 का रिबेट मिल जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी टैक्स नहीं लगा। लेकिन जैसे गाइस यहां पे स्नेहा की इनकम 5,07,000 है, तो 5,07,000 पे आप टैक्स निकाल दीजिए और टैक्स कैलकुलेट करके, और आप रिबेट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। रिबेट तभी मिलता है जब आपकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, अप टू द 5 लाख। अप टू 5 लाख है तो लीजिए यहां पे आपकी टोटल इनकम 5,07,000 है, तो यहां पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा और आपका टैक्स कितना आएगा, 14,456 है, वो आपका टैक्स आ जाएगा इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आप बोलोगे सर यहां तो कुछ गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है कि सर यहां पे देखिए कि हमारी इनकम जो बढ़ रही है वो 5 लाख के ऊपर 7,000 बढ़ रही है, क्योंकि 5 लाख ही होता तो टैक्स नहीं लगता, रिबेट मिल जाता पूरा 12,500 का। बट सर यहां पे 7,000 इनकम बढ़ रही है और उसकी वजह से टैक्स है वो 14,456 बढ़ रहा है, तो क्या यहां पे कोई मार्जिनल रिलीफ मिलेगा क्या? आंसर इज नो, देयर इज नो मार्जिनल रिलीफ एट ऑल। मिस कुल मिला के भैया आपको 14,456 टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो गाइस यहां कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है इफ योर इनकम इज मोर देन 5 लाख एंड 5 रुपीज ऑल्सो, क्योंकि 5 रुपीज है तो राउंड ऑफ होकर 10 हो जाएगा। तो 5 लाख 5 रुपीज है, क्योंकि 4 होगा तो 5 लाख हो जाएगा ना। तो 5 लाख है तो आप ये रिबेट ले सकते हो। अगर 5 लाख 5 रुपीज भी हुआ ना तो आपको ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, ये जो रिबेट है ना वो किसी भी टैक्स के सामने मिल सकता है, मतलब किसी भी टाइप का टैक्स है। अगर आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है उसके सामने ये रिबेट मिलेगा, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला है उसके सामने भी मिलेगा, या अगर आपका विनिंग का इनकम है तो उसके सामने भी मिलेगा। कहीं मना नहीं किया, वो उसके सामने भी मिल जाएगा, लेकिन एक के सामने नहीं मिलेगा। अगर LTCG 112A है तो उस टैक्स के सामने आपको ये रिबेट नहीं मिलता, क्योंकि LTCG 112A के केस में क्या होता है ना, अगर LTCG 112 है तो उसके सामने ऐसे भी आपको 1,25,000 का बेनिफिट मिलता है, क्या इन एक्सेस ऑफ द 1,25,000 आपको 12.5% से टैक्स लगता है, तो इसके सामने आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा। तो LTCG 112A के सामने आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा इन द ओल्ड टैक्सेशन रिजिम। बट बाकी कोई भी स्पेशल रेट्स का इनकम है उस टैक्स के सामने आपको ये रिबेट मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो इसमें मेरे को लगता है अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन सर अब मजा आ रहा है जब आप न्यू टैक्सेशन रिजिम ले रहे हैं। तो जब आप न्यू टैक्सेशन रिजिम 115 BAC लेते हैं तो रिबेट चेंज हो गई है और मजा आ जाएगा आपको। और रिबेट क्या हो गई है पता है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर उसकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख रुपीज है तो गाइस रिबेट मिलेगा 100% ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज लोअर। 100% ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज लोअर। इसीलिए तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोल रहे हैं कि 12 लाख तक का आपका इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी टोटल इनकम अगर 12 लाख है तो गाइस आप 12 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करिए। तो 12 लाख पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अप टू 4 लाख देयर इज नो टैक्स,
4 लाख टू 8 लाख 5% करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, 8 लाख टू 12 लाख 10% करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। तो 12 लाख पे टैक्स कितना आता है 60,000, आपको रिबेट 60,000 का पूरा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख रुपीज है तो आपको रिबेट मिलेगा टैक्स अमाउंट और 60,000 विच एवर इज लोअर। एंड गाइस एक बात बताओ, अपन सैलरी एम्प्लॉय के केस में तो ऐसा बोल रहे हैं कि 12,75,000 तक सैलरी है तो टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 12,75,000 अगर आपका सैलरी है तो 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का मिल जाएगा। आपका कितना सैलरी बचेगा 12 लाख, तो 12 लाख अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम हुआ तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा अंडर द न्यू टैक्सेशन रिजिम ड्यू टू द सेक्शन 87A का रिबेट। लेकिन गाइस यहां पे एक चीज समझना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, यहां पे इस बार इन्होंने क्लेरिफाई किया कि ये रिबेट 87A का मिलेगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन आपकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख होनी चाहिए। लेकिन गाइस इन्होंने बोला ये रिबेट मिलेगी, बट ये रिबेट है ना, ये रिबेट आपके स्पेशल इनकम के टैक्स के सामने नहीं मिलेगी। ये जो रिबेट है ये आपके स्पेशल इनकम के टैक्स के सामने नहीं मिलेगी। मतलब इन्होंने क्लियरली लॉ में इस बार लिख लिया कि न्यू टैक्सेशन रिजिम में जो ये रिबेट है ना 100% ऑफ टैक्स और 60,000, इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द टैक्स कंप्यूटेड एज पर दिस स्लैब रेट। जो टैक्स इस स्लैब रेट से कैलकुलेट होगा ना, जो टैक्स इस स्लैब रेट से कैलकुलेट होगा सिर्फ उसी के सामने मिलेगी भाई साहब, बाकी वाले टैक्स के सामने नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपका अगर LTCG 112A है, LTCG 112A है या फिर LTCG 112 है या STCG 111A है या विनिंग का इनकम वगैरह है, तो गाइस कोई भी जो स्पेशल रेट की इनकम का टैक्स रहेगा ना उसके सामने नहीं मिलेगा, उसके सामने नहीं मिलेगा, उसके सामने नहीं मिलेगा। इन सिंपल वर्ड मैं बताऊं, देखो ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में 87A का रिबेट सिर्फ LTCG 112A के टैक्स के सामने नहीं मिलता। बट न्यू टैक्सेशन रिजिम में गाइस ये जो है ना, ये जो रिबेट है वो आपको किसी भी स्पेशल रेट की जो टैक्स वाली जो इनकम रहेगी उसके टैक्स के सामने नहीं मिलेगा। अगर आपका टैक्स इसकी ऐसे कैलकुलेट हुआ है, इस स्लैब रेट से कैलकुलेट हुआ है, सिर्फ इसी के सामने मिलेगा। अगर जैसे डिविडेंड है तो डिविडेंड तो स्लैब रेट से जाएगा तो उसके सामने मिल जाएगा, आंसर इज यस, मिल जाएगा। लेकिन जो स्पेशल रेट्स वाली जो इनकम है LTCG 112 है, LTCG 112, STCG 111 है, विनिंग का इनकम, ऑनलाइन गेमिंग का इनकम वगैरह, तो उसके सामने आपको ये रिबेट 87A का नहीं मिलेगा। या क्रिप्टो करेंसी वगैरह का जो इनकम है जो 30% से टैक्सेबल होता है, तो उसके सामने आपको ये रिबेट 87A का नहीं मिलेगा। एक बात बताऊं, यहां पे मैंने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, आप देखोगे ना कि अगर देखो ये बंदा जब ओल्ड टैक्सेशन रिजिम ले रहा है तो उस केस में LTCG 112A है, यहां पे आपका STCG 111A है और सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, टोटल 4,90,000 आपका इनकम आया, तो उस पे आपने टैक्स निकाला। STCG 111A का टैक्स है वो 16,000 है, LTCG 112A का टैक्स है वो 625 है और बैलेंस टैक्स है वो 1,500 है। गाइस एक बात बताओ, इसमें से किस किस के सामने मिल जाएगा? तो एक तो आपका बैलेंस टैक्स है, इसके सामने 87A का रिबेट मिलेगा, एज वेल एज द STCG 111A के सामने भी मिलेगा ना, बट इसके सामने नहीं मिलेगा। तो यहां पे आपने 12,500 का पूरे का रिबेट आपने ले लिया। लेकिन अगर आप न्यू टैक्सेशन रिजिम की बात करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें मैंने क्या किया है, STCG 111A वाला 240 ले लिया, LTCG 112A वाला 450 ले लिया, उसके बाद में मैंने सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 510 लिया, टोटल इनकम मेरी 12 लाख आई, तो 12 लाख है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रिबेट मिलेगा। बट रिबेट एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया, STCG 111A वाला, इसके सामने नहीं मिलेगा, एज वेल एज आपका LTCG 112A वाले के सामने भी नहीं मिलेगा। ये रिबेट सिर्फ 5,500 के सामने मिल जाएगी, जो कि स्लैब रेट से, न्यू स्लैब रेट से कैलकुलेट हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5,500 का ही मैंने रिबेट लिया है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब यहाँ पे एक और चीज आप ये समझना कि यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया इन्होंने। देखो ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में तो क्या है कि अगर 5 लाख से अगर 5 रुपीज भी आपका इनकम ज्यादा हो गया तो आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन न्यू टैक्सेशन रिजिम में अगर आपका 12 लाख से थोड़ा बहुत टैक्स ज्यादा है, थोड़ा बहुत इनकम ज्यादा है और उसकी वजह से अगर टैक्स ज्यादा हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में एक्सेस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, जितना इनकम ज्यादा है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने क्या यहाँ पे एग्जांपल लिया, 12 लाख तक है तो 12 लाख में तो आपको पूरा रिबेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे 12,30,000 है तो 12,30,000 पे आपने न्यू स्लैब रेट से आपने टैक्स निकाला, 64,500 आ गया। अब एक बात बताओ, यहां टैक्स आ रहा है 64,500 और इनकम कितनी बढ़ रही है 12 लाख के ऊपर, सिर्फ 30,000 बढ़ रही है, तो आपको यहां पे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। और मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा? तो आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना है, टैक्स ऑन 12 लाख। 12 लाख की इनकम होती तो टैक्स कितना आता? निल। और गाइस एक बात बताओ, NTI -12 लाख कर दो,
तो एनटीआई माइनस 12 लाख मतलब 12 लाख के ऊपर एक्सेस इनकम कितना है 30,000, तो 30,000 ले लो और इन दोनों में से विच एवर इज लोअर कंटिन्यू कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपको 30,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 31,200 इतना पे करना पड़ेगा। 34,500 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। 34,500 का आपको मार्जिनल रिलीफ है वो आपको मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब दूसरा एग्जांपल, यहां पे 12,60,000 आपका इनकम है, 60,000 ज्यादा है बट यहां पे टैक्स आ रहा है 69,000, तो गाइस 9,000 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। यहां पे 12,90,000 है बट टैक्स कितना आ रहा है 73,500, तो यहां पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगा यहां पे कि जब आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से जो टैक्स आ रहा है वो टैक्स अगर उस इनकम जितनी 12 लाख से ज्यादा है उससे ज्यादा टैक्स है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको क्या करने का, टैक्स ऑन 12 लाख इज निल आ जाएगा, उसके ऊपर वाली जितनी इनकम है वो ले लो और जो आपका टैक्स आ रहा है विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। गाइस एक बात बताऊं, ये जो 87A वाला रिबेट है ना, इसको लेके मैंने एक टेबल भी बनवाई थी मेरे क्लास में जब मैंने रेगुलर फास्ट ट्रैक बैच लिया था। तो अगर आपको याद रहेगा, आपने अगर यही वाला बैच लिया है तो मैंने यहां पे कंपैरिजन टेबल बताई थी और कंपैरिजन टेबल में मैंने आपको बताया था कि देखो ओल्ड वाले और न्यू वाले में क्या फर्क है। जब आप 87A की बात करते हैं तो देखो 87A एक बार मैं आपको बता देता हूं, भले 2 मिनट लगेगा बट एटलीस्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी चीजें। तो गाइस जब मैं 87A की बात करता हूं तो ये देखिए 87A ओल्ड टैक्सेशन रिजिम, या जिसको अपन नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, या ऑप्ट आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम। और ये डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम 115 बीएससी या न्यू टैक्स रिजिम बोलो। देखो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A पुराने में रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, इसमें भी रेजिडेंट इंडिविजुअल। पुराने में आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख होनी चाहिए, यहाँ पे अप टू 12 लाख होनी चाहिए। पुराने में टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर, यहाँ पे टैक्स अमाउंट और 60,000 विच एवर इज लोअर। अब एक और चीज समझ, पुराने में रिबेट अलाउड ऑन टैक्सेस ऑन एनी काइंड ऑफ इनकम एक्सेप्ट 112A, और नए में रिबेट अलाउड ओनली ऑन द टैक्सेस कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 115 BSE, मींस नॉट अलाउड ऑन द टैक्सेस ऑन द स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम। उसके बाद पुराने में नो मार्जिनल रिलीफ when income is little bit more than 5 lakh, but here आपको marginal relief मिलेगा जब आपका income little bit more than 12 lakh है। Hope so it got clear in your mind। चलिए उसके बाद में अपन चलते हैं in case of the company। सर ये तो बात हो गई इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की। सर कंपनी के पे क्या टैक्स रेट है? तो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में दो तरह की कंपनी, वन इज द डोमेस्टिक कंपनी एंड वन इज द फॉरेन कंपनी। गाइस डोमेस्टिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक कंपनी पे नॉर्मली टैक्स रेट है वो 30% है, नॉर्मली 30% है। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी जो है उसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 23-24 का विद इन द लिमिट ऑफ 400 करोड़ है। मैं कौन से ईयर की बात कर रहा हूं? प्रीवियस ईयर 23-24 का। 23-24 मतलब 2 साल पहले का। अगर प्रीवियस ईयर 23-24 का टर्नओवर इज विद इन द लिमिट ऑफ 400 करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट आपका 25% रहेगा। अब आप बोलोगे सर अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 23-24 का 400 करोड़ है तो उस पर्टिकुलर केस में 25%, बट अगर वो डोमेस्टिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अगर 24-25 या 25-26 में हुई है तो क्या 25% का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? गाइस एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू दिया था कुछ दिन पहले और उसमें उन्होंने बेनिफिट लिया था। तो आप भी यही समझिए कि अगर मान लो 24-25 या 25-26 में इनकॉर्पोरेट हुई है तो ये माना जाएगा 23-24 का टर्नओवर आपका निल है और उस पर्टिकुलर केस में आपको 25% का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद में इन केस ऑफ द फॉरेन कंपनी का आपका टैक्स रेट क्या है? 35% रहेगा। अब क्या कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कैसे लगेगा? अगर आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ है, अगर आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ है तो सरचार्ज लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी के केस में मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो 7% और मोर देन 10 करोड़ है तो 12%। इन केस ऑफ द फॉरेन कंपनी यहां पे 2% एंड 5% हो जाएगा। मींस इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो 2%, मोर देन 10 करोड़ है तो 5%। अब एक और चीज समझना, अगेन आई एम रिपीटिंग द सरचार्ज। सरचार्ज कब लगेगा कंपनी के केस में? जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ तो सरचार्ज लगेगा 7% एंड मोर देन 10 करोड़ है तो 12%। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी इट इज द 2% एंड 5%। डन।
उसके बाद में नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी के केस में आपका टैक्स रेट है वो 30% रहेगा और यहां पे सरचार्ज आपको तभी लगेगा जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। तो इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% की रेट से सरचार्ज लग जाएगा। एंड गाइस लास्ट पार्ट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मली जो होती है ना वो बेसिकली एओपी बीओआई होती है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इन्होंने एक अलग टैक्स रेट स्लैब रेट दे रखा है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम अप टू 10,000 है तो टैक्स लगेगा 10% से, 10,000 से 20,000 है तो 20% और मोर देन 20,000 है तो 30%। एंड गाइस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सरचार्ज का रेट सेम वैसा ही रहेगा जैसे डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज का रेट था 7% एंड 12%। एंड गाइस जो भी एसएससी के केस में आप टैक्स निकालोगे उसमें ऐड करोगे सरचार्ज जो लग रहा है, उसके बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेना पड़ेगा कितना 4%। अब यहां पे एक और चीज समझना, जो भी आपका नेट टैक्स लायबिलिटी होती है, नेट टैक्स लायबिलिटी एज वेल एज द टोटल इनकम, टोटल इनकम मींस 5 हेड का इनकम माइनस डिडक्शन ले लो, दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। एंड नेट टैक्स लायबिलिटी होती है उसको राउंडेड ऑफ करना है इन द आपको नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10, मतलब 1 2 3 4 है तो आप लोअर वाले 10 में आ जाइए और अगर 5 6 7 8 9 है तो आप अपर वाले 10 में चले जाइए। अब गाइस जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू मार्जिनल रिलीफ। यहां पे मार्जिनल रिलीफ का मतलब ये होता है कि भाई साहब एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है कि सरचार्ज की वजह से आपकी जितनी इनकम बढ़ी ना उससे ज्यादा आपका टैक्स बढ़ जाता है, दैट इज ड्यू टू सरचार्ज। तो वहां पे आपको निर्मला सीतारमण जी मार्जिनल रिलीफ देती है। लेकिन सर एक बात बताइए, मार्जिनल रिलीफ की सेक्शन कौन सी है इनकम टैक्स एक्ट में? तो मैं बताऊं इसके लिए कोई सेक्शन नहीं है, जो फाइनेंस एक्ट आता है वहीं पे ये दे रखा होता है। तो जो फाइनेंस एक्ट के अंदर ही यहाँ पे प्रोवाइजो के फॉर्म में इसको दे रखा होता है मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है श्री लिमिटेड, जो कि इंडियन कंपनी है, उसकी इनकम 1 करोड़ एंड 1 लाख है, जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 23-24 का 450 करोड़ था। तो 450 करोड़ था तो ऑब्वियसली इस साल में टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30% रहेगा। अगर 23-24 का टर्नओवर इज विद इन द लिमिट ऑफ द 400 करोड़ तो यहाँ पे 25% रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे 30% रहेगा। तो यहाँ पे आपका टैक्स रेट है वो 30% रहेगा। अब एक बात समझना, एसएससी नॉट ऑप्टेड 115BAA, 115BAA उसने नहीं लिया। 115BAA क्या होता है अभी अपन देखेंगे। तो एक बात बताओ मुझे, 1 करोड़ एंड 1 लाख का जो इनकम है उस पर आप टैक्स निकालिए तो टैक्स कितना आया, 30,30,000 आ गया। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, बिकॉज आपकी इनकम है वो 1 करोड़ से ज्यादा है और डोमेस्टिक कंपनी के केस में इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू आपका 10 करोड़ है तो उस पर्टिकुलर केस में 7% सरचार्ज रहेगा। 10 करोड़ से ऊपर है तो आपका 12% सरचार्ज रहेगा। तो क्या यहां पे सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, सरचार्ज लगेगा। कितना लगेगा? 7%। तो आप 7% सरचार्ज ऐड कर दीजिए। तो 7% आपने सरचार्ज ऐड कर दिया तो 32,42,100 आ गया। गाइस अब एक बात बताओ, ये कंपनी ये बोलती है कि हमने गलती कर दी कि हमारी इनकम जो है वो 1 करोड़ 1 लाख है। अगर हमारी इनकम 1 करोड़ ही होती तो क्या होता गाइस? अगर इनकम जो है वो नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ ही होती तो आप ही बताइए टैक्स कितना आता? सिर्फ 30 लाख आता। सरचार्ज लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता। तो गाइस यहां पे क्या हुआ, 1 करोड़ के ऊपर आपकी जो इनकम बढ़ी ना, वो इनकम कितनी बढ़ी? 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख रुपए से आपकी इनकम बढ़ी, लेकिन उसकी वजह से आपका टैक्स कितना बढ़ गया पता है? देखो अगर 1 करोड़ इनकम होता तो टैक्स आता 30 लाख, यहां पे 1 करोड़ 1 लाख हो गया तो आपका टैक्स आ गया 32,42,100। तो आपका जो टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ दैट इज द 2,42,100 है। तो जितना इनकम बढ़ा उससे ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है। तो इस केस में आपको जो है एक मार्जिनल रिलीफ मिलता है और निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि इसमें जो भी आपका डिफरेंस रहेगा, जितना इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है उतना निर्मला सीतारमण जी ले लेगी, जितना टैक्स उससे जितना ज्यादा बढ़ा है उतना टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बोल दो 1,42,100 है, इतने का आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो गाइज आपको क्या करने का, एक बड़ा सा सिंपल सा मैंने आपको तरीका बता रखा था क्लासरूम में, क्या करने का कि जब भी आपकी इनकम कंपनी के केस में लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, तो लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है तो पहले 1 करोड़ के ऊपर जितना भी है आप एक काम करो, पहले पूरा टैक्स निकाल दो, उसमें सरचार्ज ऐड कर दो और उसके बाद आपको ये लिखने का कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ होता तो आपका इनकम पे टैक्स कितना आता? 30 लाख। और 1 करोड़ के ऊपर वाला इनकम कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख एज इट इज निर्मला सीतारमण जी को दे दो तो 31 लाख रुपए हो गया। विच एवर इज लोअर आप कंटिन्यू कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो आएगा उसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए तो आपका ये आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। तो आपको क्या करने का, सबसे पहले आप टैक्स निकाल दो, टैक्स में सरचार्ज ऐड कर दो और सरचार्ज ऐड करने के बाद फिर आपको लिखने का कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़ और जो भी विच एवर इज लोअर आता है उसको कंटिन्यू करिए, ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा।
लेकिन ये तब करना है जब इनकम आपकी लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है। लेकिन सर एक बात बताओ, कंपनी के केस में तो अगर मान लो आपकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है, क्योंकि 10 करोड़ के ऊपर इनकम है तो आपकी सरचार्ज की रेट डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% हो जाती है, फॉरेन कंपनी के केस में 5% हो जाती है। तो सर वहां पे भी तो आपको देखना पड़ेगा। आंसर इज यस। जब आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ है, जैसे दूसरे एग्जांपल में मैंने इनकम ले रखा है 10 करोड़ 2,30,000, तो 10 करोड़ 2,30,000 है, तो आप एक काम करो, पहले 10 करोड़ 2,30,000 पे टैक्स निकाल दो, ऐड करो सरचार्ज एट द रेट 12% ऐड कर दिया। अब एक बात समझना, उसके बाद आपको लिखना है दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 10 करोड़। अगर आपका 10 करोड़ ही इनकम होता तो टैक्स कितना आता? तो 10 करोड़ पे आपका टैक्स, अगर यहाँ पे 25% का टैक्स रेट है, बिकॉज प्रीवियस ईयर 23-24 का टर्नओवर इज विद इन द लिमिट ऑफ द 400 करोड़, तो यहाँ 25% का टैक्स रेट है। तो आप एक काम करो कि 10 करोड़ ही आपका इनकम होता, above amount is restricted to tax on 10 करोड़, तो 10 करोड़ पे टैक्स कितना आता? 2.5 करोड़ आता। लेकिन गाइस अगर आपका इनकम 10 करोड़ ही होता तो 12% सरचार्ज तो नहीं लगता, बट 7% तो लग जाता ना। तो 2.5 करोड़ में 7% सरचार्ज ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2,67,50,000, और फिर 10 करोड़ के ऊपर वाला जितना इनकम है वो आप जोड़ दीजिए, दैट इज 2,30,000 यहां ले लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। और फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड योर नेट टैक्स लायबिलिटी। तो मैंने क्या बोला, जैसे कंपनी के केस में इफ योर इनकम इज लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ या लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़, तो आपको मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा। आप कैसे करोगे? पहले टैक्स निकाल दीजिए, उसमें सरचार्ज ऐड कर दीजिए, फिर आपको लिखने का दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़, और दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़, और जो भी व्हिचएवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू कर दीजिए। लेकिन आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मार्जिनल रिलीफ सिर्फ कंपनीज के केस में लगता है? आंसर इज नो। मार्जिनल रिलीफ है वो सबके केस में लगता है, जहां जहां सरचार्ज आएगा वहां वहां मार्जिनल रिलीफ आएगा। तो इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्या वहां पे भी मार्जिनल रिलीफ आएगा? आंसर इज यस। अगर आपका इनकम लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है, या लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, लिटिल बिट मोर देन 2 करोड़ है, लिटिल बिट मोर देन 5 करोड़ है, क्योंकि 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज पहली बार लगता है, 1 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज का रेट चेंज होता है, 2 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज का रेट चेंज होता है, 5 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज का रेट चेंज होता है। तो जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, एक बंदा है मिस्टर सैम करके, जो कि नॉन रेजिडेंट है, उसका इनकम 1 करोड़ 1 लाख है। तो आप एक काम करो, पहले 1 करोड़ 1 लाख पे स्लैब रेट से टैक्स निकाल दो, उसमें 1 करोड़ से इनकम ज्यादा है तो आपको 15% सरचार्ज लगेगा, 15% आप सरचार्ज ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो अमाउंट आता है उसके बाद आपको लिखने का दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ जब आप निकालोगे तो 1 करोड़ पे टैक्स आप स्लैब रेट से निकाल दो, बट इनकम 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज तो लगेगा ना, 15% नहीं लगेगा बट 10% तो लगेगा, तो उसमें ऐड कर दो, और ये आ गया टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़ इज 1 लाख रुपीज, इसको ऐड कर दीजिए, विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट मिल जाएगा। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी मार्जिन रिलीफ लगेगा, जहां पे आपका इनकम लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है। इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आएगा, जब आपका इनकम लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है या फिर लिटिल बिट मोर देन आपका 10 करोड़ है, तो उस पर्टिकुलर केस में मार्जिनल रिलीफ आएगा। तो जहां जहां सरचार्ज है वहां वहां मार्जिनल रिलीफ आएगा। डन। उसके बाद में गाइस अब अपन चलते हैं अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम कंपनीज के लिए, और कंपनीज के लिए पहली जो अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम की सेक्शन है दैट इज द 115 सेक्शन 115 BAA। सेक्शन 115 BAA क्या बोलती है पता है? कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी सर कौन सी डोमेस्टिक कंपनी, न्यू या ओल्ड, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस वाली, गवर्नमेंट कंपनी या नॉन गवर्नमेंट, एनी डोमेस्टिक कंपनी, एनी डोमेस्टिक कंपनी, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, भले वो डोमेस्टिक कंपनी न्यू हो, ओल्ड हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, अगर वो कंपनी जो है वो सर्विस वाली है, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो 115 BAA का बेनिफिट ले सकती है, और 115 BAA में उसको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो ओनली 22% की रेट से पे करना पड़ेगा। सर 22% ही टैक्स लगेगा। नॉर्मल केस में, कंपनीज के केस में 25% एंड 30% लगता था, बट यहां पे 22% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, ये जो 22% की टैक्स रेट है ना, उसमें ऑलवेज आपको 10% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। ऑलवेज, ऑलवेज मैं बोल रहा हूं ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज यू हैव टू ऐड द 10% सरचार्ज, एंड गाइस यू हैव टू ऐड द 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो आपका जो इफेक्टिव टैक्स रेट रहेगा ना, वो इफेक्टिव रेट आपका 25.168% रहेगा। सर एक बात बताइए, सरचार्ज तो तब लगता है ना जब आपका
1 करोड़ से ज्यादा इनकम, यहां ऐसा नहीं है। अगर आप 115 बा लेते हो तो 115 बा के केस में सरचार्ज एज अ मैंडेटरी 10% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। 22% इज टैक्स रेट, 10% इज सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर अगर एक कंपनी है उसकी इनकम ओनली 2 लाख रुपए है तो भी क्या सरचार्ज लगेगा? बिल्कुल लगेगा सरचार्ज। टैक्स लीजिए 22%, ऐड करिए 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी द 25.168%। 25.168% है वो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा डोमेस्टिक कंपनी के केस में। लेकिन सर एक बात बताओ, व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम? स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम जैसे LTCG 112 है, LTCG 112 है, STCG 111 है, विनिंग का इनकम है, ऑनलाइन गेमिंग का इनकम है। सर एक बात बताओ, स्पेशल रेट्स की इनकम के केस में क्या होगा? तो गाइस एक बात बताओ, स्पेशल रेट्स की इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी, लेकिन उसमें मैंडेटरीली 10% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो स्पेशल रेट्स की इनकम को स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल करिए, लेकिन उसमें मैंडेटरीली आपको 10% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सर व्हाट अबाउट द हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, अदर सोर्सेज का इनकम? तो आपकी कोई भी इनकम हो, भले बिजनेस की इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कोई भी कंपनी की इनकम है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 22% प्लस 10% प्लस 4%। तो देखो टैक्स रेट क्या होगा, अगर आपका 115 BAA लेते हो तो टैक्स रेट इज 22% प्लस 10% प्लस 4%, इफेक्टिवली 25.168%। आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, अदर सोर्सेज का इनकम है वो भी 22% से, स्पेशल रेट्स का इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पे आपको मैंडेटरीली 10% सरचार्ज ऐड करना है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है। एक और चीज समझना, जब आप 115 BAA लेते हो तो आपको मैट नहीं लगेगा, उस कंपनी को मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का जो प्रोविजन है वो नहीं लगेगा। लेकिन सर मैट नहीं लग रहा, व्हाट अबाउट द पुराना मैट क्रेडिट पड़ा है वो लैप्स हो जाएगा। अगर आपने ये सेक्शन ले ली 115 बा, तो 115 बा लिया तो पुराना जो मैट क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि पहले मैट क्रेडिट वगैरह को सेट ऑफ करो और उसके बाद इस सेक्शन में आओ। अगर तुम्हारे पास पुराना मैट क्रेडिट वगैरह पड़ा है तो आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाइए, 115 बा मत लीजिए, और जब तक मैट क्रेडिट पूरा सेट ऑफ कर लीजिए उसके बाद में है वो फिर आप 115 बा में आ सकते हैं। अब एक और चीज समझना, सर जब भी आप 115 बा लेते हैं ना, ये नई सेक्शन 22% टैक्स रेट बहुत बढ़िया है, तो आपको बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा? आपको आहुतियां देनी पड़ेगी, आपको बलिदान देने पड़ेंगे। किन किन चीजों का? तो सबसे पहले 10AA SEZ का डिडक्शन नहीं ले सकती वो कंपनी। दूसरा एडिशनल डेप्रीशिएशन 32(1)(2)A वाला वो नहीं ले सकती। तीसरा 33AB दैट इज नाबार्ड वाला और साइट रेस्टोरेशन अकाउंट में डिपॉजिट वाला वो डिडक्शन नहीं ले सकते। चौथा आपका जो 35 में जो डोनेशन वाली डिडक्शन होती है साइंटिफिक रिसर्च वाली वो नहीं ले सकते। और 35AD दैट वो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन नहीं ले सकती कंपनी। 35CCC एंड 35CCD नहीं ले सकती। 35CCC is a agriculture extension project, 35CCD is a skill development project, तो उसका जो डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद गाइस अंडर चैप्टर 6A का एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 3 डिडक्शन ले सकते हैं। अंडर चैप्टर 6A का कंपनी को 80G का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80GGB का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये सब डिडक्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन तो भी कंपनी 3 डिडक्शन ले सकती है। एक तो 80JJAA ले सकती है, न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करा रहे जहां मत आ करके, ठीक है। दूसरा 80LA का डिडक्शन ले सकते हैं और तीसरा 80M का डिडक्शन ले सकते हैं। 80M का मतलब होता है जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड होता है। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड मतलब डोमेस्टिक कंपनी को किसी और डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला, फॉरेन कंपनी से मिला या बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिला, तो वो डिविडेंड पहले अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है और वो डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने के बाद जितना टैक्सेबल हुआ उसमें से आपको पता उधर एक 20% इंटरेस्ट का डिडक्शन वगैरह ले सकते हो आप। और उसके बाद वो डिविडेंड में से जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया अप टू द ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब होता है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग, तो जितना डिस्ट्रीब्यूट किया विच एवर इज लोअर है उतना 80M का डिडक्शन मिलता है। तो 80M का डिडक्शन ये डोमेस्टिक कंपनी ले सकती है। तो गाइस देखो क्या क्या सरेंडर करना पड़ेगा इस कंपनी को अगर ये 22% की टैक्स रेट का बेनिफिट लेना है। तो एक तो 10AA SEZ का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, 33AB नहीं मिलेगा, उस 35 में जो साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 35AD नहीं मिलेगा, 35CCC एंड 35CCD नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, बट 3 मिलेगा, 80JJAA मिलेगा, 80LA मिलेगा और 80M मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मान लो इन सेक्शन की वजह से तुम्हारा पुराना कोई अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है या पुराना कोई भी तुम्हारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जो इन सेक्शन की वजह से, जैसे अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन में एडिशनल डेप्रीशिएशन है या फिर पुराना 35AD की सेक्शन का कोई लॉस है, तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसको अब आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब गाइस एक बात समझना, अगर यहां पे कैसा है ना, यहां कंपनी के केस में नॉर्मल या डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम तो नॉर्मल वाला है,
बट अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम नॉर्मल वाले में 25-30% से टैक्स नहीं भरना चाहते, ये 22% वाली सेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन को लेना पड़ेगा 115 बा को। सो मैंने क्या बताया, नॉर्मली आपको 25% या 30% की रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आपको या 22% की रेट से टैक्स भरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 115BAA ऑप्ट करना पड़ेगा। और ये 115BAA ऑप्ट कब तक करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग। जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको फॉर्म नंबर 10IC फिल करना पड़ेगा। और 10IC अगर आप फिल कर देते हैं और आप इसमें आ जाते हैं 115 बा में, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 22% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन गाइस एक चीज समझना, अगर आप 115 बा में आ गए तो फिर आपको लाइफ टाइम तक इसी में रहना है, क्योंकि यहां पे क्या बोलता है कि भैया एक बार आपने अगर ये ऑप्शन ले लिया 115 बा वाला, तो भैया ये आपको अगले साल के लिए भी एप्लीकेबल होगा, फॉर द लाइफ टाइम आपको ये ऑप्शन एप्लीकेबल होगा। मतलब आप भैया 115 बा में ही रहोगे, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन गाइस एक आपको पता है, यहां पे 115 बा में एक पॉइंट ऐसा बोलता है कि अगर मान लो ये जितनी कंडीशंस दे रखी है ना, ये कंडीशंस में से किसी कंडीशन का वायलेशन हो गया, तो किसी कंडीशन का वायलेशन हो गया तो फिर आप 115 बा से बाहर आ जाओगे और आप नॉर्मल प्रोविजन में चले जाओगे, और फिर आप वापस कभी भी 115 बा नहीं ले सकते, वापस कभी भी 115 बा नहीं ले सकते। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो यहां पे क्या बोलता है, पहला प्रोविजन तो ये बोलता है कि अगर आपको ये 115 बा 22% की रेट से टैक्स भरना है, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको एक फॉर्म नंबर 10IC फिल करना पड़ेगा। और फॉर्म नंबर 10IC अगर आप फिल कर देते हैं तो आप यहां न्यू टैक्सेशन रिजीम में आ जाओगे, और फिर आपको हमेशा न्यू टैक्सेशन रिजीम ही एप्लीकेबल होगा फॉर द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। लेकिन अगर मान लो किसी साल में आपने कंडीशंस का वायलेशन किया, तो फिर आप न्यू से वापस ओल्ड में आ जाओगे, और अगर एक बार ओल्ड में आ गए तो वापस आप न्यू में नहीं जा सकते हो, ऐसा इस सेक्शन में लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 115 बा फॉर द डोमेस्टिक कंपनी। चलिए उसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन आती है 115 बेब। अब एक बात समझना, 115 बेब का मतलब, वो जो 115 बेब को मतलब 115 BAB करके, तो 115 बेब ये सेक्शन क्या बोलती है पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ये सेक्शन बोलती है कि अगर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको टैक्स पे करना है सिर्फ 15% की रेट से। मींस उसका जो इनकम है वो ओनली 15% की रेट से टैक्सेबल होगा। बट गाइस 15% में ऐड करना पड़ेगा 10% सरचार्ज ऑलवेज, और उसके साथ साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑलवेज। तो इसका मतलब आपका 17.16% है वो इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा। तो 115 बेब क्या बोलती है कि अगर मान लो आपका न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उस पे टैक्स रेट है वो सिर्फ 15% वाला बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन आपको ऑलवेज सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा 10%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, सो इफेक्टिवली इट विल बी 17.16%। लेकिन गाइस यहां पे एक चीज समझना, यहां पे मैं बोल रहा हूं 115 बेब में आपको बिजनेस की इनकम जो होगी ना, उसी पे आपको ये 15% का बेनिफिट मिलेगा। जो बिजनेस की इनकम होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से इनकम होगी, उसी पे आपको 15% का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर हमारी मान लो फॉर एन एग्जांपल कुछ स्पेशल रेट्स की इनकम है, तो स्पेशल रेट्स की इनकम है ना, वो बाबू आपकी स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी, लेकिन उसमें 10% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़िए। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर हमारी जो इनकम है वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड की है या अदर सोर्सेस हेड की है, तो गाइस हाउस प्रॉपर्टी हेड या अदर सोर्सेस सैलरी की इनकम तो हो नहीं सकती कंपनी के लिए। तो हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेस हेड की इनकम है ना, तो उस पे 15% का बेनिफिट नहीं मिलेगा बाबू। यहां पे आपको 22% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, और उस पे 10% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज 25.168% है इफेक्टिव टैक्स रेट रहेगा। तो देखो बिजनेस की इनकम पे 15% करके, ठीक है, प्लस 10% प्लस 4%, स्पेशल रेट्स का इनकम है स्पेशल रेट से प्लस 10% प्लस 4%, और अगर हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेस की इनकम है तो 22% प्लस 10% प्लस 4%। लेकिन यहां पे एक और चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम पे 22% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, यहां पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एंड अदर सोर्सेज की इनकम में कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी खर्चा या एनी अलाउंस उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपका 100% हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगी। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपको पता है म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलता है, वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अदर सोर्सेज में जैसे मान लो आपको डिविडेंड का इनकम मिला, तो डिविडेंड के सामने 20% ऑफ द इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। मतलब अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होगी एट द रेट 22%। गाइस एक बात बताऊं, ये पॉइंट 115 बा में नहीं था,
ये सिर्फ 115 बेब में है, और 115 बेब में बेटा हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज की इनकम है वो आपकी ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन सर कैपिटल गेन हुआ तो देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, 112 वाला, 111 वाला वो तो स्पेशल रेट से जाएगा। लेकिन अगर डेप्रीशिएबल असेट पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये गाइस एक बात बताओ, डेप्रीशिएबल असेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो होता ही नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो गाइस एक बात बताओ, डेप्रीशिएबल असेट पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो एक बात बताओ, डेप्रीशिएशन लिया होगा तो बिजनेस की इनकम कम हुई होगी, और बिजनेस की इनकम कम हुई होगी तो आपने 15% टैक्स सेव किया होगा। तो बेटा डेप्रीशिएबल असेट को बेचा, उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो सिर्फ आपका 15% की रेट से ही टैक्सेबल होगा। सरचार्ज ऐड कर दीजिए 10%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो 17.16%। बट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉन डेप्रीशिएबल असेट का है तो उस पे आपको 22% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, 10% प्लस 4% 25.168%। तो एक बात बताऊं, अभी मैं वापस से आपको टैक्स रेट बता रहा हूं। देखो 115 बेब जो सेक्शन है वो क्या बोलती है कि अगर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 115 बेब का बेनिफिट ले सकती है। उसमें क्या होगा, आपकी बिजनेस की इनकम जो होगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से इनकम होगी, उस पर सिर्फ 15% टैक्स। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेप्रीशिएबल असेट वाला है तो 15% टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉन डेप्रीशिएबल असेट वाला है तो 22% टैक्स। अगर मान लो आपका स्पेशल रेट का इनकम है तो स्पेशल रेट से टैक्स, और अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज का इनकम है तो उस पे आपका 22% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन गाइज ये जो भी टैक्स रेट मैंने बोली है उसमें आपको 10% सरचार्ज ऑलवेज ऐड करना है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन गाइज एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज द सेक्शन 115 बीएबी का सब सेक्शन 6 करके। और 115 बीएबी का सब सेक्शन 6 क्या बोलता है कि कभी कभी क्या होता है, लोग ऐसा ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे मान लो मेरा एक कंपनी मुंबई में जो 30% टैक्स भरता है, मैंने ये जो कंपनी चालू किया, ये मान लो चेन्नई में चालू किया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे जिसपे 15% टैक्स भर रहे हैं। तो मैं क्या चाहूंगा पता है, अगर दोनों में मैं डायरेक्टर हूं, दोनों में मैं शेयर होल्डर हूं, तो मैं क्या करूंगा कि चेन्नई की कंपनी है जिसपे सिर्फ 15% की रेट से टैक्स लग रहा है, मैं चाहूंगा उसका इनकम हमेशा बढ़ा दूं तो जिससे सिर्फ 15% टैक्स लगे, और मुंबई की कंपनी का इनकम कम करूं क्योंकि वहां तो 30% टैक्स लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि चेन्नई की जो कंपनी है उससे मैं सेल्स करा दूंगा मुंबई की कंपनी में, और जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो मान लो 5 लाख है, तो बट मैं उसका बिलिंग 50 लाख पे करा दूंगा, तो ज्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा चेन्नई की कंपनी का, लेकिन उस पर तो टैक्स कितना पे करना है, सिर्फ 15%, और मुंबई की कंपनी पे 30% टैक्स सेव कर दिया। तो लोग अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे एओ के पास पावर है कि एओ क्या करेगा पता है तुमको, एओ यहाँ पे इस कंपनी का प्रॉफिट निकालेगा, और अगर रीजनेबल प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेन्नई की कंपनी का अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हुआ, अगर सुपर प्रॉफिट हुआ, तो जो सुपर वाला प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो उस पे आपको 30% प्लस 10% प्लस 4% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड गाइस आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में देखोगे कि अगर ट्रांजैक्शन आपका 20 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पे आपको डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग भी लग जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए उसके बाद में गाइस एक बात बताऊं, यहां पे मैट नहीं लगेगा, इस सेक्शन में मैट नहीं लगेगा। जब आप 115 बीएबी ले रहे हो तो आपको मैट नहीं लगेगा। लेकिन गाइस यहां पे एक और चीज समझना, मैट नहीं लगेगा, मैट क्रेडिट, अरे मैट क्रेडिट का सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा जब पहली बार पहला रिटर्न कंपनी फाइल करेगी उस टाइम आपको ये सेक्शन का बेनिफिट लेना पड़ेगा। तो मैट क्रेडिट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पहले ही साल से आप 115 बीएबी लोगे, और 115 बीएबी में जब मैट ही लग ही नहीं रहा है तो मैट क्रेडिट का सवाल नहीं आएगा। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, अगर आपको 115 बेब का बेनिफिट चाहिए, ये 15% आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे टैक्स पे करना है करके, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन यह है कि ये कंपनी सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद में सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हो गया है टिल 31 मार्च 2024। तो टिल 31 मार्च 2024 तक बिजनेस चालू हो गया है, एंड कंपनी सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। दूसरी कंडीशन यह है कि यहां पे जो बिजनेस है ना वो आपका नया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने बिजनेस का आपने स्प्लिट अप कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, ऐसा नहीं, आपका न्यू बिजनेस होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि इस बिजनेस में जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी ना वो सब न्यू होनी चाहिए। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, एक तो आपके टोटल प्लांट एंड मशीनरी में 20% आपकी प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड हो सकती है, और दूसरा इंडिया के बाहर से जो आप इंपोर्ट करोगे सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी वो आपकी न्यू ही मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो अगर आपने इंडिया में इंपोर्ट किया और वो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है, बाहर से इंपोर्ट किया, तो भी वो न्यू ही मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। उसके बाद तीसरी कंडीशन यह है कि गाइस ये जो कंपनी
कंपनी है ना वो कोई भी ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं कर सकती जो बिल्डिंग पहले एज अ होटल यूज हुई थी या कन्वेंशन सेंटर यूज हुई थी और उस पे आपने 80 आईडी में डिडक्शन लिया था। ये 80 आईडी का डिडक्शन क्या होता है पता है आपको, कि पहले जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम हुए तो 2007 या 8 में आई थिंक करके, ठीक है, और उस टाइम दिल्ली एंड उसके एनसीआर के जो एरिया है उसमें उन्होंने उनको बोला था कि आप एक काम करो, जितने भी आपके घर है, मकान है, बिल्डिंग है, उसको आप होटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आपने उस बिल्डिंग पे आपने डिडक्शन ले चुके हो एज अ होटल या कन्वेंशन सेंटर, तो वो वाला बिल्डिंग आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद पांचवी कंडीशन ये है ना कि भैया एसएससी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होना चाहिए, as well as the research related to that business and distribution of goods produced by that company। मतलब उसके तीन ही काम होने चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, उसके साथ साथ में उससे रिलेटेड रिसर्च कर रहा है एंड उसके साथ साथ में वो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये काम होना चाहिए और कोई काम नहीं होना चाहिए। गाइस यहां पे एक चीज समझना कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं माने जाएंगे, इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलेंगे। सबसे पहला, अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप माइनिंग का बिजनेस करते हैं, दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मार्बल ब्लॉक को स्लैब्स में, टाइल्स में काटते हैं, इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप गैस को सिलेंडर में बोटलिंग करते हैं, इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। एंड गाइस प्रिंटिंग द बुक्स करके है या फिर प्रोडक्शन ऑफ मूवी है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एंड और भी अगर कोई नोटिफाइड किया जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या नहीं आएगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, मार्बल ब्लॉक को स्लैब में काटना इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, बोटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मूवी इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। एंड गाइस एनी अदर नोटिफाइड बिजनेस अगर कुछ करते हैं तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। लेकिन गाइस यहां एक चीज समझना, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज अ मैन्युफैक्चरिंग। ये स्पेसिफिकली बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनी है उनके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सरेंडर करने चाहिए पड़ेंगे। कौन कौन से? वही वाले जो ऊपर अपन ने देखे थे 115 बा में। एक तो आप 10AA का डिडक्शन नहीं ले सकते, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, 33 ABA वाला नहीं ले सकते, साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है वो नहीं ले सकते, 35 ADN, 35 CCC, 35 CCDA वो आप नहीं ले सकते। डिडक्शन चैप्टर में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे दो डिडक्शन मिलेंगे। एक तो 80JJAA 80JJAA वाला मिलेगा, दैट इज जामत आ, और एक आपको 80M का जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है उसका मिलेगा। आप बोलोगे सर 80LA यहां क्यों नहीं बोला? अरे खजूर, एक बात बताइए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये 80LA में थोड़ी होगी। 80LA तो क्या है? IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वहां सर्विस वाली कंपनियां रहती है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है। तो ऐसे भी 80LA का सवाल नहीं आता है यहाँ पे, तो ऐसे भी 80LA तो मिलेगा ही नहीं करके, ठीक है। तो गाइस एक बात बताऊं, यहाँ पे 80JJAA मिलेगा एंड 80M मिलेगा, उसको छोड़ के डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो एक भी नहीं मिलेगा। अब इसकी वजह से अगर कोई पुराने तुम्हारे लॉस है तो वो लॉस भी आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सर पहले ही साल जब ये सेक्शन ले रहे हैं तो इसकी वजह से पुराने लॉस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन गाइस अगर मान लो कोई अमलगमेशन हो जाए, किसी दूसरी कंपनी को लाके आप मिला दो, इस तरह अमलगमेट कर लो, तो उसके अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बिजनेस के लॉस आपको सेट ऑफ करने को मिलेंगे ना। अगर वो बिजनेस के लॉस या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन सेक्शंस की वजह से है तो उस पर्टिकुलर केस में आप अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अमलगमेटेड कंपनी है वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी, वो अगर इन सेक्शंस की वजह से है तो करके। अब गाइस एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि भाई साहब ये सेक्शन का अगर आपको बेनिफिट लेना है ना, ये सेक्शन का अगर आपको बेनिफिट लेना है 115 बेब का, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताए? जो पहला रिटर्न फाइल करोगे, फर्स्ट रिटर्न, अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट रिटर्न, जो पहला रिटर्न फाइल करोगे वो पहले रिटर्न में आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 10ID, और 10ID फॉर्म फाइल करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द फर्स्ट रिटर्न। अगर आपने कर दिया तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा 15% की टैक्स रेट वाला, लगे अगर नहीं किया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अब गाइस एक बात समझना, अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया देन इट इज एप्लीकेबल फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर आल्सो, आप उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि इन फ्यूचर में इतनी सारी ये जो कंडीशंस दे रखी है, अगर इन कंडीशंस का कोई वायलेशन हुआ, जैसे आगे जाके आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहा, या आगे जाके आपने कोई ऐसी बिल्डिंग यूज कर दी जो एज अ होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हुई थी, या आपने प्लांटेड मशीनरी 20% से ज्यादा आपका सेकेंड हैंड हो गया, सर अगर ऐसा हुआ तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर फ्यूचर में जाके अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो भैया आप 115 बेब से बाहर आ जाओगे और नॉर्मल प्रोविजन 25% 30% वाला लग जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है,
एक पॉइंट इन्होंने ये बोला कि अगर मान लो इसमें से आपका पॉइंट नंबर 3 से 5 की कंडीशन का वायलेशन हुआ, 3 to 5 क्या है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी आपका 20% से ज्यादा का सेकंड हैंड हो गया, तो या फिर आपने कोई ऐसी बिल्डिंग यूज कर दी जो पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर थी, या फिर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहा। तो अगर ये 3 कंडीशन का वायलेशन हुआ ना, तो आप एक काम करो, 115 बेब जो 15% वाली है उससे आप बाहर आ जाओगे और आप 115 बी डबल ए 115 बा जो 22% वाली सेक्शन है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। 115 BAC है वो अपन ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। उसके बाद में गाइस एक और सेक्शन है 115 BAD और एक सेक्शन है 115 BAE। ये दोनों सेक्शन जो है ना, ये रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। देखो, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैंने आपको टैक्स रेट क्या बताया कि रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट अभी जो स्लैब वाला बताया था, अप टू 10,000 तक इनकम है 10%, 10,000 से 20,000 है 20%, 20,000 से ऊपर है तो 30%। सरचार्ज जैसा डोमेस्टिक कंपनी को लगता है वैसा लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, वो तो लगेगा ही लगेगा। अब गाइस एक बात समझना, अगर रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहती है तो वो न्यू टैक्सेशन रिजीम में आ सकती है। और रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए न्यू टैक्सेशन रिजीम कैसे इन्होंने कैसे डिजाइन किया पता है? जो अपन ने डोमेस्टिक कंपनी के लिए 115 बा पढ़ा था 22% वाला, ऐसे का ऐसे रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए उन्होंने सेक्शन ला लिया 115 BAD। ऐसे का ऐसे उन्होंने कौन सी सेक्शन ला ली? 115 BAD। और 115 BAD में कितना परसेंट टैक्स लगेगा पता है? 115 BAD में यहां पे आपको टैक्स है वो 20 जो है वो लग जाएगा। कितना परसेंट टैक्स लगेगा आपको 115 BAD में? 115 BAD में आपको 22% टैक्स है, वो 22% टैक्स है वो आपका लग जाएगा। तो देखो, जैसा 115 BAA है ना, वैसा का वैसा यहां पे रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 115 BAD है, और जैसा 115 BAB है वैसा का वैसा यहां पे गाइस 115 BAE है। और 115 बेब में 15% था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे, यहां पे भी आपका 15% है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे। तो जैसा डोमेस्टिक कंपनी के लिए 115 बा और 115 बेब है, वैसे ही रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यहां पे 115 BAD एंड 115 BAE है। BAD में 22%, BAE में 15% करके, ठीक है। लेकिन गाइस यहां पे कुछ फर्क है जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 115 BAD जो है वो किस पे है? रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे 22% टैक्स रेट, जैसा 115 बा था सेम वैसा का वैसा 22% टैक्स रेट, 10% आपको सरचार्ज लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। इस टैक्स रेट स्पेशल रेट्स की इनकम है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी, AMT इसमें नहीं लगेगा। उसके साथ में अगर पुराना AMT क्रेडिट है तो वो आपका लैप्स हो जाएगा। आपको कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे? तो आपको 10 SEZ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 32 एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33 ABA 35 में जो साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी, 35 CCC नहीं मिलेगा, 35 AD नहीं मिलेगा, और एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। 80 JJAA मिलेगा और 80 LA मिल जाएगा। और आपको अगर कोई रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 बा का बेनिफिट 115 BAD का बेनिफिट लेना चाहती है, 22% टैक्स पे करना चाहती है, तो किसी भी ईयर में जिस ईयर में ये लेना चाहती है उस ईयर के रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एक फॉर्म नंबर 10 IF है वो फिल करना पड़ेगा। एंड गाइस एक बात बताओ, 115 BAE जो है वो भी रेजिडेंट आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, लेकिन यहां पे एक कंडीशन थोड़ा चेंज है। वहां पे क्या था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाता है टिल 31 मार्च 2024। यहां पे क्या है कि भैया ये सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए टिल 31 मार्च 2024। टैक्स रेट क्या है? 15%। बाकी जितने भी पॉइंट है ना सेम जैसा अपन ने 115 BAB में पढ़ा था वैसा का वैसा, लेकिन एक फर्क है। आपको पता है 115 BAB में मैंने ऐसा बोला था कि वहां पे कोई भी ऐसी होटल या कन्वेंशन सेंटर जो यूज हुआ था उस बिल्डिंग को यूज नहीं कर सकते। यहां पे वो वाली कंडीशन नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में वो वाली कंडीशन यहां 115 BAE में नहीं है कि जो एज अ बिल्डिंग जो पहले एज अ होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हुआ था उसको यूज नहीं कर सकते। ये वाली कंडीशन यहां पे BAE में नहीं है करके, ठीक है। इसमें भी वो ये पहला रिटर्न फाइल करोगे तब आपको ये बेनिफिट लेना पड़ेगा। गाइस एक और चीज समझता, तो यहां पे मैंने आपको अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम जो पढ़ाया, अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम में कौन कौन सी सेक्शन पढ़ाई? 115 जो है एक तो BAA पढ़ाया,
एक आपका BAB पढ़ाया, ये किसके लिए है? डोमेस्टिक कंपनीज के लिए दोनों। उसके बाद में जो 115 BAD एंड BAE ये किसके लिए? रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। और एक मैंने पढ़ाया 115 BAC ये किसके लिए है? इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए। गाइस एक चीज समझना, ये जो 4 सेक्शन है ना 115 बा, 115 बेब, 115 BAD और 115 BAE, इनके केस में मैंडेटरीली 10% सरचार्ज है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। लेकिन 115 BAC में ऐसा नहीं है। 115 BAC में सरचार्ज डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम, लेकिन 115 BAC में आपको पता है 37% सरचार्ज नहीं लगता, मैक्सिमम 25% वाला जो स्लैब था वो ये है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक चीज समझना गाइस, अगर आप ये लेते हैं जो न्यू टैक्सेशन रिजिम 115 बा से लेके 115 BAE तक, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको मैक्सिमम डेप्रीशिएशन 40% मिलेगा। सर आप बोलोगे ऐसे भी डेप्रीशिएशन का रेट तो मैक्सिमम 40% ही है ना? नहीं गाइस, आप अगर देखोगे ना तो डेप्रीशिएशन का रेट जो है वो एक जगह 45% था। क्या अगर वो पता है मोटर व्हीकल हायरिंग बिजनेस में यूज हो रहा है और वो पर्टिकुलर 2019-20 में उस पर्टिकुलर पीरियड में 23 अगस्त 2019 ऐसा कुछ डेट था, उस डेट या उसके बाद में आपने एक्वायर किया है टिल 31 मार्च 2020 तक पुट टू यूज किया, ऐसा कुछ था करके, ठीक है। तो उस केस में आपको पता है 45% था, तो वो 45% नहीं मिलेगा, वहां पे भी मैक्सिमम 40%। एंड गाइस मैट AMT नहीं लगता। जब भी आप ये अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम में, न्यू टैक्सेशन रिजिम में जाते हो ना, तो आपको मैट AMT है वो नहीं लगता है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में सर अदर सम स्पेशल टैक्स रेट्स क्या है? तो गाइस अदर सम स्पेशल टैक्स रेट की बात करूं तो 115 BB क्या बोलती है कि अगर आपकी विनिंग की इनकम है, विनिंग फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम या फिर रेसेस वगैरह से विनिंग का इनकम है, इट इज कॉल्ड कैजुअल इनकम, इट इज टैक्सेबल एट द रेट 30%। 115 BBE क्या बोलती है कि जो आपकी डीम्ड इनकम होती है, डीम्ड इनकम कहां दे रखी है? सेक्शन 68 में, 69 में, 69A में, 69B में, 69C में, 69D में। अगर आपके पास में कुछ ऐसा क्रेडिट आया, आप बता नहीं पा रहे हो ये कहां से आया था, तो उस पर्टिकुलर केस में उस पर टैक्स लगेगा, वो 60% की रेट से लगेगा, सरचार्ज 25%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% और इफेक्टिव टैक्स रेट आपका 78% हो जाएगा। उसके बाद में एक सेक्शन होती है 115 BBF। 115 BBF क्या बोलती है कि अगर आपने इंडिया में कोई पेटेंट डेवलप एंड रजिस्टर्ड किया है, एसएससी कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है और वो फर्स्ट इन्वेंटर है किसी चीज का और उसका नाम पेटेंट एक्ट में लिखा हुआ है एज अ पेटेंटी। एंड गाइस उसने जो है वो इंडिया में कोई पेटेंट डेवलप एंड रजिस्टर्ड किया है, तो उस पे जो रॉयल्टी आएगी ना, वो रॉयल्टी आपकी 10% से टैक्सेबल होगी। रॉयल्टी इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। लेकिन इंडिया में डेवलप एंड रजिस्टर्ड किया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पे 75% खर्चा जो है वो आपने इंडिया में डेवलपमेंट के लिए किया था। मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा होता है उसमें 75% तक खर्चा आपने इंडिया में किया था। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, अगर आप इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं 10% वाला तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर आपने इस 115 BBF का बेनिफिट ले लिया और पेटेंट की रॉयल्टी पे 10% टैक्स भरा, तो एक बार आपने ये बेनिफिट लिया तो अगले 5 साल तक भी लेना पड़ेगा, और अगले 5 साल में अगर आपने किसी साल नहीं लिया तो फिर जिस ईयर में नहीं लिया उस साल और उसके अगले 5 साल तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, जो आपने कार्बन क्रेडिट पॉइंट बेचे, तो कार्बन क्रेडिट पॉइंट को बेचने से जो इनकम होती है ना, उस पे आपका टैक्स रेट है वो 10% है। ये PGBP में ही टैक्सेबल होगा एंड इट इज टैक्सेबल एज पर 10% रेट। उसके बाद 115 BBJ क्या होता है कि अगर मान लो आपने कोई ऑनलाइन गेमिंग जो है जैसे ड्रीम 11 है या जंगली रमी वगैरह है, तो उससे जो भी आपका इनकम हुआ उस पे टैक्स रेट है वो आपका 30% की रेट से है। इसमें कैलकुलेशन कैसा होगा वो TDS टॉपिक में अपन सीखेंगे। अब गाइस एक बात बताऊं, यहां 115 BB से लेके और 115 BBG के बीच में जो भी इनकम है ना, ये इनकम ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होगी। इनके सामने कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा। जैसे रॉयल्टी के केस में 10% से टैक्सेबल होगा, तो रॉयल्टी के सामने कोई और खर्चा डिडक्शन वगैरह अलाउ नहीं होगा। जैसे 80 RRB का डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा, सीधा 10% से टैक्सेबल हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट की पॉइंट इनकम 30% से टैक्सेबल होगी। विनिंग का इनकम है वो आपका 30% से टैक्सेबल होगा। मतलब इसके सामने कोई खर्चे का डिडक्शन आपको है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो भी आपको नहीं मिलेगा। और इसके सामने स्पेशल रेट्स की जो इनकम होती है ना, उसके सामने आपको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता। बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट आपको स्पेशल रेट्स में सिर्फ वो 3 इनकम के सामने मिलता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF है, और अगर LTCG 112 है, LTCG 112 है या STCG 111 है तो उसके सामने मिल जाएगा, दैट इज अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन। पता है आपकी अदर इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से कम है तो जितना अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन है वो आप स्पेशल रेट्स के सामने ले सकते हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा था इन द कैपिटल गेन। चलिए उसके बाद में गाइस लास्ट कॉन्सेप्ट
दो पॉइंट आते हैं, वन इज द डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल एंड वन इज द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। गाइस एक बात बताओ, डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है? बताया तुमको कि अगर कोई इनकम है, वो इनकम जहां पे हो रही है, जहां से जनरेट हो रही है, वहीं पे अगर लॉ का रिक्वायरमेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई ऑब्लिगेशन है कि वो इनकम जहां से जनरेट हो रही है ना, वहीं से वो किसी और को चली जानी चाहिए, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम जिसको जाएगी उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि भाई साहब जब इनकम हो गई, होने के बाद अगर आप किसी और को वो दे देते हो, अप्लाई कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब गाइस यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे मान लो हुआ क्या कि एबीसी करके एक पार्टनरशिप फर्म था जिसमें मिस्टर ए है एंड उसके दो सन बी और सी पार्टनर है। तो यहां पे मिस्टर ए है और मिस्टर बी और मिस्टर सी तीन पार्टनर है। अब एक बात समझना, डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाए तो मिस्टर बी और मिस्टर सी को पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करनी पड़ेगी, लेकिन उनका 20% प्रॉफिट जो है वो मिसेस डी को देना पड़ेगा, जो कि मिस्टर ए की वाइफ है। अब ये डीड में ही लिखा हुआ है। तो जब इनकम होगी तो सीधा 20% चली जाएगी। तो जो इनकम हो रही है ना, वहीं पे देयर इज अ ऑब्लिगेशन। दैट ऑब्लिगेशन इज, जहां पे वो सोर्स है ना, वहीं पे वो ऑब्लिगेशन डाल दिया है ड्यू टू द अग्रीमेंट या एज पर द लॉ। तो गाइस जो भी 20% इनकम है वो इस फर्म के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, वो जो है वो मिसेस डी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इट इज वेरी सिंपल कि भैया सोर्स पे कोई ऐसा ऑब्लिगेशन वगैरह आपका नहीं है। तो क्या देखिए क्या लिखा है, इफ द एनी इनकम इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन विदाउट एनी ऑब्लिगेशन एट द सोर्स। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स के बाद इससे ऐसा बोला हुआ है कि आप जितना कमाओगे उसमें से 50% आपको अपनी वाइफ को देना है। तो वो तो इनकम आप कमा लोगे, उसके बाद में 50% आपको देना है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड योर एप्लीकेशन ऑफ इनकम। और इन सिंपल वर्ड वन मोर पॉइंट आई कैन से दैट कि जैसे मान लो आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी आप जितना भी कमाते हो, आपको हर महीने 30,000 अपनी वाइफ को देना है। अगर वो मान लो 30,000 वाइफ को देना है, तो उस पर्टिकुलर केस में भैया कि आपने हो सकता है कभी कभी एम्प्लॉयर को बोला कि यार मेरा सैलरी में से 30,000 मेरी वाइफ को दे देना, तो क्या ये डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय द ओवरराइडिंग टाइटल हुआ? नहीं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। और एप्लीकेशन ऑफ इनकम है तो वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा करके, ठीक है। तो भाई यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक नंबर 1। सर अब अपन अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्या हमको क्वेश्चंस अभी करने चाहिए इस टॉपिक के या पीजीबीपी के बात करने चाहिए? देखो एडवाइजेबल ये रहेगा पीजीबीपी के बात करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वैसे रहेंगे जो पीजीबीपी रहेगा, जब बिजनेस के प्रोविजन ही आपको पता नहीं है तो यहाँ पे आप उसको कैसे ही सॉल्व कर पाओगे। तो पहले बेटर रहेगा पीजीबीपी के क्वेश्चन करिए और पीजीबीपी टॉपिक के बाद इसके क्वेश्चन करिए। इस टॉपिक को सिर्फ थ्योरेटिकली जैसा मैंने आपको रिवाइज कराया उतना रिवाइज करके रखिए और फिर आप अगले टॉपिक पे जाइए, और जब पीजीबीपी वगैरह हो जाए तब वापस आप इस टॉपिक पे आइए। लेकिन इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पहले आप कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वो डाइवर्जन ऑफ इनकम वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी डाइवर्जन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, ये आपसे इजीली हो जाएंगे, आराम से आप देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आप चाहे तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप कर लीजिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये मैंने हैंडमेड क्वेश्चन बनाया है क्योंकि सैलरी वगैरह की चीजें भी दे रखी है इसके लिए। देखो यहाँ पे ये बोला है कि 115 बीएसी लेना है, दैट इज डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम, या फिर ऑप्ट आउट करना है। तो आप बताइए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, किसमें टैक्स ज्यादा लगेगा, किसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं एक बात बताऊं, अगर मैं यहां पे लिख लेता हूं ओल्ड दैट इज नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम और यहां पे लिख लेता हूं 115 बीएसी दैट इज डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम, तो देखो बेसिक सैलरी है वो दोनों में टैक्सेबल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एचआरए, एचआरए के केस में क्या होता है ना पता है, एचआरए के केस में आपका जो है हाउस रेंट अलाउंस है वो 90,000 है, लेकिन उसमें से आपकी एग्जेम्पशन है 60,000। तो एक बात बताओ मेरे को, ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में एग्जेम्पशन मिलेगा? आंसर इज यस। तो ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में क्या होगा, 60,000 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, सिर्फ 30,000 टैक्सेबल होगा। बट न्यू टैक्सेशन रेजिम में एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलता तो पूरा 90,000 टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा लीव ट्रेवल कंसेशन आपका 195 है और उसमें से 180 का एग्जेम्प्ट है। तो ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में सिर्फ 15,000 है वो टैक्सेबल होगा, बट न्यू टैक्सेशन रेजिम में पूरा 195 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन एनपीएस बाय द कंपनी, कंपनी ने जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर दिया ना कंपनी, वो पूरा टैक्सेबल होता है। तो दोनों में ही वो टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पेमेंट ऑफ द प्रोफेशनल टैक्स बाय देवम, देवम ने प्रोफेशनल टैक्स 2000 पे किया। एक बात बताओ, न्यू टैक्सेशन रेजिम में प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, देखो न्यू टैक्सेशन रेजिम में ये लॉस आपको अलाउ नहीं होता क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी में लॉस सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है और न्यू टैक्सेशन रेजिम में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता, बट ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। आंसर इज यस। और इसको आप सेट ऑफ वगैरह भी कर सकते हैं। अब एक बात समझना, यहां पे सेट ऑफ करने के बाद आपका 20,000 रुपीज का लॉस आया, तो अगर मैं बात करूं न्यू टैक्सेशन रेजिम में, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है नेट, वो आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, एज वेल एज उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बट आप ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में आप कर सकते हैं करके, ठीक है। उसके बाद सेविंग बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द माइनर सन ऑफ द देवम, देवम के माइनर सन का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, तो ये 800 जो है न्यू टैक्सेशन रेजिम में तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में आप 1032 का एग्जेम्पशन ले लेंगे और एग्जेम्पशन लेने के बाद में वो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, उसमें से एग्जेम्पशन 800 का मिल जाएगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द माइनर डॉटर ऑफ द देवम 2000 रुपीज, तो ये जो 2000 है इसमें ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में क्या होगा, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और भैया न्यू टैक्सेशन रेजिम में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द देवम, ये सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट दोनों ही रेजिम में टैक्सेबल होगा, बट ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में अंडर सेक्शन 80 टीटीए का डिडक्शन मिल जाएगा, न्यू टैक्सेशन रेजिम में टीटीए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक गाइस पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है ना, वो दोनों ही रेजिम में टैक्सेबल होगा, वो दोनों ही रेजिम में एग्जेम्प्ट होगा। ओल्ड और न्यू दोनों में एग्जेम्प्ट होता है। पीपीएफ का इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। अपन ने 115 बीएससी में ऐसा मैंने कहीं नहीं बताया कि पीपीएफ के इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा इन द न्यू टैक्सेशन रेजिम, ऐसा आपको मैंने नहीं बताया। उसके बाद जो डिडक्शन अंडर सेक्शन ये 80D वगैरह है, ये आपको ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में मिल जाएगा, न्यू टैक्सेशन रेजिम में आपको डिडक्शन है वो नहीं मिलता है करके। और एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द देवम, तो इसका जो डिडक्शन एक मिलता है 80CCD1 में, और वो 80CCD1 और 80CCD1B में वो आपको ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। और पीपीएफ कंट्रीब्यूशन बाय द देवम, इसका 80C में डिडक्शन मिलता है, ओल्ड में मिलेगा, न्यू में आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को चाहिए तो एक बार आप सॉल्यूशन देख लीजिए तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख लीजिएगा। 5 इज वेरी सिंपल करके, ठीक है, कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो 115 बेब ले रही है तो उस पर कैसे टैक्स लगेगा। तो 115 बेब के केस में देखो, मैंने यहाँ पे आपका जो भी रेंटल इनकम फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो एज इट इज पूरा टैक्सेबल कर दिया, इसके सामने डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 अलाउ नहीं होता, और ये जो टैक्सेबल होने वाला है 7 लाख वो 22% से टैक्सेबल होने वाला है। जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनकम है ये आपका 15% की रेट से टैक्सेबल होने वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द लैंड है ये आपका 22% की रेट से टैक्सेबल होने वाला है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द डेप्रिशिएबल एसेट है वो आपका कौन सी रेट से 15% से टैक्सेबल होने वाला है, ये 15% से टैक्सेबल होने वाला है, ये 22% से टैक्सेबल होने वाला है। एंड गाइस उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन द बैंक एफडी है ये आपका जो है वो 22% से टैक्सेबल होने वाला है, कोई डिडक्शन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। यहां पे आपका टैक्स कैलकुलेशन दे रखा है करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर 6 आप अभी मत करिए क्योंकि ये पीजीबीपी का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड उसके साथ साथ में क्वेश्चन एक और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसको आपका टारगेट रखना है आफ्टर पीजीबीपी, इसको आफ्टर पीजीबीपी, जब आप पीजीबीपी कर लोगे पीजीबीपी के बाद करना है क्वेश्चन नंबर 6 करके, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद में मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको भी आप बाद में करिए आफ्टर पीजीबीपी एंड डिडक्शन, तो डिडक्शन पीजीबीपी के बाद करना है। एंड गाइस क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आई थिंक इसको करना है आफ्टर डिडक्शन टॉपिक, क्योंकि डिडक्शन वहां 80P का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है वो देखने के बाद ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप डिडक्शन के बाद रखिए और आपका 6 और 7 है उसको आप रखिए आफ्टर पीजीबीपी एंड डिडक्शन करके, ठीक है। बाकी अभी जो है बाकी जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बोले थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं करके, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट रिवीजन लेक्चर। अब एक और चीज समझना गाइस, मैंने आपको इस बार जो है वो एमसीक्यू का बुकलेट भी दिया है, और एमसीक्यू केस सिनेरियो का बुकलेट है वो फाइनल की बात करूं तो ये मैंने टॉपिक वाइज डाटा है, टॉपिक वाइज डाला है, डाटा क्या आपको कौन डांट सकता है करके, ठीक है। तो टॉपिक वाइज मैंने जो है वो एमसीक्यू का बुकलेट डाला है। सर एक बात बताइए ये बुकलेट हम लोग को कहां मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, बीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे जाना है, और बीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे जाने के बाद गाइज यहाँ बीबी वर्चुअल की आप वेबसाइट पे जाएंगे, और बीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे जाने के बाद फ्री रिसोर्सेज दे रखा है, फ्री रिसोर्सेज में सीए फाइनल में डायरेक्ट टेक्स्ट में जाइए, और डायरेक्ट टेक्स्ट में यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है डायरेक्ट टेक्स्ट एमसीक्यू मई जून सितंबर दिसंबर 2026, इस पे आप क्लिक करिए, आपको यहाँ पे पूरी बुक मिल जाएगी अपडेटेड करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये जो बुक है ना इसमें मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू डाले हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि जैसे टॉपिक को रिवाइज किया उसके बाद एमसीक्यू कर लीजिए।
तो जैसे आपने ये क्वेश्चन, ये जो पहले कुछ एमसीक्यूज है, तो ये आप 4 एमसीक्यू कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और उसके साथ साथ में केस सिनेरियो है, लेकिन केस सिनेरियो जो है उसमें बेटा 115 BAB, 115 BAC, 115 BAD वो सब दे रखा है, तो वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, और ये भी आप चाहे तो अभी कर लीजिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, टॉपिक नंबर 1 है, पहले आपने कॉम्पैक्ट से रिवाइज किया, उसके बाद में आपने कंपाइलर देखा, और उसके बाद में आपने एमसीक्यू का बुकलेट देखा। ये आपका सीक्वेंसिंग होना चाहिए, और ऐसे ही आपको रिवाइज करना है करके, ठीक है। तो गाइस यहां पे आज का रिवीजन लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन एक बात बताऊं, मैं बताऊं, मेरे लिए ये लास्ट बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, लास्ट, मेरे लिए ये लास्ट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, आपके लिए भी लास्ट होना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, आप लोग अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो, आप लोग एग्जाम दे रहे हो। आज के बाद किसी को मत बोलना तुम अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम एग्जाम दे रहे हो। एंड एक बार दे दो यार, एक बार मेहनत कर लो, एक बार 100% अपना दे दो। आपको पता है आप इंटरमीडिएट में भी तभी पास हुए थे जब आपने अपना 100% दिया था, फाउंडेशन में भी तभी हुए थे। तो फाइनल में एक बार 100% बिना किसी भी डिस्ट्रक्शन के एक बार देखे तो देखो, चीजें बनती है। लाइफ में है ना, सपने पूरे होते हैं। मैंने तो लाइफ में फील किया है कि सपने पूरे होते हैं। अगर आप सपने देखते हो ना तो सपने पूरे होते हैं। जस्ट यू हैव टू गिव योर 100%। और मैं बता दूं, आप 2 आराम से पास हो जाओगे। पॉजिटिवली पढ़ो, खुश रह के पढ़ो करके, ठीक है। नेगेटिव लोगों को मतलब भगाओ अपनी लाइफ से, नेगेटिव लोगों से बात ही मत करो। अपने आप को ऑल इज वेल बोलो। जब भी ऐसा होता है, स्ट्रेस आता है करके, ठीक है, दिमाग एकदम बहुत ज्यादा थॉट्स आने लगते हैं ना, तो अपने आप को ऑल इज वेल बोलो, यार सब ठीक हो जाएगा करके, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑन द प्लेस। एंड गाइस एक बात बताऊं ना, लाइफ में ना एक चीज है, दैट इज ओनली चेंज इज द कांस्टेंट। चेंज है ना वो होता है, लाइफ चेंज होती है। मैंने ये फील किया है जिस जगह से मैं आया और जिस जगह पे आज मैं हूं। सच बताऊं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि यार इतना अच्छा हो जाएगा लाइफ में। होता है। सपने देखो, हार्डवर्क करो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। बोलना बहुत ईजी है, मैंने बोल दिया कितना ईजी। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, उसको जब आप फॉलो करते हो ना, वो अलग है। जब मन नहीं कर रहा है और उसके बाद भी पढ़े, जब लगता है कि यार कुछ आज टाइम पास कर लेते हैं और उसके बाद भी तुम पढ़ रहे हो, इट मीन्स यू आर गिविंग योर बेस्ट। एंड गाइस, आई नो दैट व्हेन यू विल गिव योर बेस्ट, God will do the rest and you will clear the exam in this examination. Thanks a lot, people. That's enough for today from my side.